टीचिंग इन द इंडस्ट्री जिसमें आपको उतना पैसा कभी नहीं मिल सकता जितना किसी और इंडस्ट्री में मिलेगा। उतना ही काम अगर आप बैंकिंग में करेंगे तो बैंकिंग में ज़्यादा पैसे ले जाएंगे। टीचिंग में अगर आप आए हैं तो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, व्हाट, मुझे कुछ देना है। सब बोलते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, आप अलग हो मैं अलग हूँ, फिर भी स्कूल में इनको एक लाइन में खड़ा कर देते थे कि सब सेम। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, सबके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, सबके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, सबके बच्चे एक जैसे बनेंगे। जब एक जैसे बनाने की तुम बात करोगे तो स्कूल एक ही जैसा तो देगा, स्कूल कैसे कुछ और दे देगा। अब सोचो जो बच्चे को अगर 15-16 साल एक ही फ्रेम में एक ही सांचे में अगर ढाल दिया जाए तो वो आगे तो समाज लायक बन ही नहीं पाएगा, सवाल पूछ ही नहीं पाएगा, क्यूरियोसिटी डेवलप कर ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में कैरियर प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। प्रोफेशन कार देख के चुना जा रहा है। प्रोफेशन इस बात के लिए लेके नहीं चुना कि उसमें कार्य क्या करना था, उससे कार्य कौन से मिल रहे थे, कार्य में तो फिजिकल थिंग्स। तो कितना सही है और कितना गलत है कि माँ बाप को बच्चों पे हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए किसी भी केस में। आपको अपने बच्चे को डांटना मारना चाहिए, क्योंकि अगर डांटे हमने मारेंगे ना और आपका ब्लड प्रेशर जाएगा बढ़। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू। हर फाउंडर का एक सपना होता है, बट मुझे स्पेशली वो लोग ज़्यादा पसंद है जो एजुकेशन के मामले में आते हैं, ऊपर उठते स्टैंड लेते हैं। और क्योंकि एजुकेशन मेरे खुद का मतलब एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि लोगों को एजुकेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे स्किल्स रिसोर्स ज़्यादा निकलेंगे मार्केट में और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। चोरी चकारी कम होगी, लूट पाट कम होगी, आगे की जो चीज़ें हैं जो खराब हो सकती थी वो उसको वही प्रिवेंट कर रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से। तो आप इसी फील्ड में हैं, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप ये नेकी का काम जो कर रहे हो उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। सो सरी जी, एक बात बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत इस एजुकेशन फील्ड में कहाँ से हुई? आप क्यों इसमें आए? आपका क्या मकसद है, क्या मिशन है, क्यों करना चाहते हैं आप ये सब? दैट्स ग्रेट। सो इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। आपने पूछा कि व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस और मैं क्यों कर रहा हूँ एंड व्हाट आई एम लुकिंग एंड व्हाट आई एम गिविंग टू द सोसाइटी, राइट? सो इफ आई रिमेंबर, इफ आई रिकॉल, it actually I am Sunny and I come from Lakhimpur Kheri. I'm associated with a school named Uma Devi Children's Academy. Uma Devi Children's Academy is a school जो Lakhimpur Kheri Uttar Pradesh में located है and it was opened by my mother. And I joined it in 2005. मतलब it is my 21st year in the field of education. 21 साल से मैं हूँ इसमें। तो मैंने ज्वाइन किया था, so just as in I started it. But when I started it, I acknowledged one thing. I was seeing like हमारे पास जब बच्चा आता है 3 साल का, it was very tender, छोटा सा बच्चा होता है, उसको खराब है या अच्छा है कुछ भी कहना गलत होगा, ना वो अच्छा है ना वो खराब है, it was very neutral. और इंटरमीडिएट में पहुंचते पहुंचते 15 साल वो हमारे पास रहता है और 15वें साल मैं 2000 स्कूल से कनेक्टेड हूँ। 2000 से ज़्यादा स्कूल में मैं जा चुका हूँ और एक बात आप किसी भी स्कूल से पूछिएगा अक्रॉस द कंट्री, जाइएगा जो इंटरमीडिएट स्कूल जिसके यहाँ चल रहा होगा वहाँ पूछिएगा जाकर के आपके इंटर के बच्चे कैसे हैं। एक स्वर में सब बोलेंगे नालायक, एक स्वर में सब बोलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि वो जो नालायक हैं वो हो गए या उनको बना दिया गया? एक्चुअली नालायक बनाया नहीं जाता, बनाया लायक जाता है और लायक ना बनाया जाए तो बन नालायक जाता है। अब बोलो खेत है, उस खेत में घास है, फसल नहीं है, घास है, तो जिम्मेदार कौन? घास, फसल या खेत? नहीं, किसान। बट हुआ क्या एजुकेशन इंडस्ट्री में, हमारी बॉल पास करनी शुरू कर दी हमने। स्कूल ने बोला पेरेंट जिम्मेदार, पेरेंट ने बोला टीचर जिम्मेदार, टीचर ने बोला बच्चा जिम्मेदार और सबने मिलकर बोला समाज जिम्मेदार। नहीं भाई, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, स्कूल इज द रिस्पॉन्सिबल। जब आपके पास बच्चा आया था 3 साल का और आपने, अभी रिजल्ट आएगा ना सीबीएसई बोर्ड का, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर छपेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग फॉर अदर्स, आई एम सेइंग इंक्लूडिंग मी टू। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग काम कर पा रहा हूँ, अलग काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन बहुत बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स आते हैं, छपते हैं ना। उसी समय पे आप स्कूल में कुछ बच्चे फेल हुए होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई बाहर वाला आएगा लेने के लिए। आप एलुमिनीज बोर्ड बनाते हैं, आप बोलते हैं मेरे स्कूल के इतने बच्चे डॉक्टर्स बन गए, जो डकैत बन गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई लेने को तैयार नहीं है। इफ द स्कूल इज देयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी टेकन। आपको 3 साल का बच्चा दिया था कुछ अच्छा बनाने के लिए, आपने लायक नहीं बनाया तो नालायक बन गए। देन व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दिस, जब देखा देन आई फाउंड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। तो पहले मैंने बच्चे को पकड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल टैप द चाइल्ड, कि मैंने कहा भाई बच्चे को पकड़ो। बट मैंने बहुत काम किया बच्चे पे, बट आई वाज थिंकिंग इट्स नॉट वर्किंग, काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चा तो एक व्हील था और दूसरे व्हील्स टीचर्स थे। Then I started working with teachers, then I started working with the principals, I started working with the school managers, कि कैसे उनको अलाइन किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल माय डियर, यू कैन नॉट बॉल पास। बट आई सी काम नहीं बन रहा है।
फिर भी काम नहीं बना। नहीं बन रहा है। द नेक्स्ट वाज देयर पेरेंट्स, हाँ, देन आई टुक द पेरेंट्स ऑन, कि पेरेंट्स के बिना काम नहीं बनेगा, व्हील तो वही है ना, एक व्हील तो है। Then third wheel came into, then I started working on parents, I started working on parenting. Right now I'm connected with the parents from more than 20 countries, 1 लाख से ज़्यादा की हमारी parenting community, I started working on them. फिर भी हमने देखा बात नहीं बन रही है, स्टिल बात नहीं बन रही है। क्यों बात नहीं बन रही है? क्योंकि द कंप्लीट सोसाइटी, हम ड्राइव हो रहे हैं ना कहीं से, हम ड्राइव हो रहे हैं इस कंप्लीट सोसाइटी से। मेरे साथ जब तक इस पूरी सोसाइटी में एक मैसेज नहीं जाएगा अवेकनिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, तब तक बात नहीं बनेगी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल प्लेथोरा, चारों तरफ काम करना शुरू किया। एक तरफ बच्चों के ऊपर, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन संस्कारशाला, कैसे हम यूथ के साथ कनेक्ट हो। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन टीचर्स, पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड स्कूल्स, कैसे वहाँ पर अलाइन करें। देन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पेरेंटिंग्स, कैसे पेरेंट के साथ काम करें। देन वर्किंग ऑन होल सोसाइटी, कैसे पूरी सोसाइटी में अवेकन लेक्स लेके आए। आई जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक आई वाज देयर विद द टीचर ऑफ ग्रेड 9, हमारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा मैं किसी दूसरे स्कूल की बात करता हूँ। आई एम रिस्पांसिबल फॉर माई सेल्फ, तो मैं क्यों किसी की बात करूँ। तो क्लास 9 में एक नया अपॉइंटमेंट हुआ टीचर का, ही केम टू मी इन ग्रेड 9, और मैंने उसको बोला, बच्चा आपका ये सब क्यों कर रहा है, व्हाई ही इज डूइंग। देन व्हाट डिड ही से कि सर मैं क्या करूँ, मुझे तो आपने 9th में बच्चा दिया, 8 तक तो पता नहीं वो क्या क्या करके आया है, नर्सरी से 8 तक उसने क्या सीखा, उसके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। मैं तो 9th में हूँ, मैं तो पढ़ा सकता हूँ, अब आदत वो पीछे से खराब करके लाया तो मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला एक बात बताओ मुझे, अगर आप ट्रॉमा सेंटर खोलते हो, सपोज आपने एक ट्रॉमा सेंटर खोला, तो क्या उम्मीद करोगे कि आपके पास कोई छींक की दवा लेने आएगा? नहीं आएगा ना। ट्रॉमा सेंटर में तो वही आएगा ना जो आखिरी सांस से गिन रहा होगा। ट्रॉमा सेंटर में तो वही आएगा ना जिसका खून निकल रहा होगा। तो अगर तुमने ट्रॉमा सेंटर खोला है, तो फिर ये शिकायत नहीं कर सकते कि मेरे पास वो बच्चा आ रहा है जो बीमार है। अगर ऐसा था तो फिर तुमको एक डिस्पेंसरी खोल लेनी चाहिए थी। अगर तुम ग्रेड 9 में पढ़ा रहे हो, देन यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एंड यू हैव टू बी कैपेबल इनफ फॉर दैट। आप कंप्लेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू कंप्लेंट्स। सो व्हाट इज माय विजन देयर इन स्कूलिंग, कि आई एम रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग एंड आई हैव टू चेंज, दैट थिंग्स विल चेंज, दैट्स वन थिंग एंड दैट्स आई एम स्प्रेडिंग टू द सोसाइटी। और जिस दिन ये फैल गया, जिस दिन वी आर रिस्पांसिबल फॉर माय एक्ट्स, then my child will responsible for his own acts, then सब लोग अपने अपने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए किसी और को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को सुधारने की जरूरत पड़ेगी। एक बात बता रहा हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में जब भी मैं एजुकेशन का पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं एक सवाल हमेशा रखता हूँ कि जो टीचर्स हैं जो नर्सरी पढ़ा रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं ये थोड़े दिन आते हैं छोड़ देते हैं, आते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है, 15,000 20,000 25,000 जो भी है। जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ सैलरी होती है 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए, अच्छी खासी सैलरी होती है। तो क्या यहाँ पे अगर एक टीचर को अच्छा मोटिवेशन मिले ऐसे पैसे वाइज कि यार मेरे को अगर पैसा अच्छा मिल रहा है तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि होता है ना कि आप मेरे को आज आप मेरे साथ बैठे हो, अगर मेरे को आप कम पैसे दो तो मैं आपको उतनी रेस्पेक्ट दूंगा, आप मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसे दोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट दूंगा। ये तो एक सोसाइटी बिल्ड कल्चर बन चुका है कि जितना पैसा उतना आपकी सर्विस मिलेगी। तो अगर वहाँ पे अगर उनको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा तो क्या चीज़ों में बदलाव आ सकता है? नो, अंडरस्टैंड, क्या पैसा मोटिवेशन हो सकता है? अगर हो सकता होता तो आपको क्या पता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में आप चले जाइए, डोंट टेक द स्टेट्स नेम अदरवाइज कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आप किसी गवर्नमेंट स्टेट में जाइए, किसी स्टेट में जाइए, वहां पर देखेंगे गवर्नमेंट टीचर्स को कितना पैसा मिल रहा है। आर दे वर्किंग? नो। पैसा कैन नॉट बी द ओनली वे टू मोटिवेट। द थिंग इज दैट उस इंडस्ट्री में आया कौन है। नाउ टीचर्स आर देयर इन द टीचिंग इंडस्ट्री फॉर व्हाट? क्यों? क्योंकि उनको टीचिंग पसंद थी या टीचिंग उनकी मजबूरी थी। अगर टीचिंग उनकी पसंद है, जैसे लाइक इफ आई टेल यू एट माय प्लेस, मेरे पास हमारे ही स्टेट में, हमारे ही स्कूल में, हमारे ही सिटी में एक एसडीएम थी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं आपके स्कूल में आकर के 2 घंटे पढ़ा सकती हूँ? क्योंकि मैं टीचर थी, अब मैं एसडीएम बन गई हूँ, क्या मैं 2 घंटे आके पढ़ा सकती हूँ? आई सेड नो, नॉट एट ऑल। अगर आप 2 घंटे के लिए आएँगी यहाँ पर और आप मुझसे कोई पैसा नहीं लेंगी, तो यू विल नॉट बी अकाउंटेबल। आप अकाउंटेबल नहीं होंगी। द थिंग इज़ व्हाट? द थिंग इज़ व्हाट मेन थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने जब टीचिंग को जॉइन किया, वेर यू अकाउंटेबल? अगर आप अकाउंटेबल हैं, क्या आपने टीचिंग को इसलिए जॉइन किया कि आपको पैसा चाहिए था? अगर पैसा लेना था तो फिर आई एम टेलिंग यू, आपको टीचर स्कूल कोई भी सैलरी दे दे, उससे ज़्यादा सैलरी आपको कहीं और मिल जाएगी। टीचिंग इन द इंडस्ट्री जिसमें आपको उतना पैसा कभी नहीं मिल सकता जितना किसी और इंडस्ट्री में मिलेगा। उतना ही काम अगर आप टीचिंग के लिए करेंगे, उतना ही काम अगर आप बैंकिंग में करेंगे तो बैंकिंग में ज़्यादा पैसे ले जाएँगे। टीचिंग में अगर आप आए हैं तो आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, व्हाट? दैट मुझे कुछ देना है। आप दे देंगे तो मिल आपको खुद जाएगा, आपको खुद मिल जाएगा। नाउ यू आर लुकिंग फॉर 15,000 रुपीज़ और लुकिंग फॉर 1,50,000 रुपीज़, पैसा कभी इतनी सैलरी हो नहीं सकती। सैलरी कभी इतनी बनी ही नहीं जो आपको सैटिस्फाई कर दे। सैटिस्फाई कभी सैलरी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको 10 मिलेगी, आपको 11 की चाह मिलेगी, 20 आएगी। कभी इतना बड़ा मकान नहीं बना जो आपको सैटिस्फाई कर दे, कभी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं बनी जो आपको सैटिस्फाई कर दे। सैटिस्फाई कर सकता है कृष्ण का स्वधर्मा। अगर आपके स्वधर्मा में टीचिंग फॉल करती थी और आपने टीचिंग ज्वाइन की है, फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या सैलरी मिल रही है। बेईमानी है कहना कि मुझे 15,000 मिल रहा था, इसलिए मैंने पूरा नहीं दिया। नहीं, वो बच्चे जो क्लास में 40 थे, वो तुमको नहीं दिखे?
जो 40 बच्चे थे तुमको नहीं दिखे कि 40 बच्चों का रिमोट मेरे हाथ में है? अगर 40 बच्चों का रिमोट तुमको तुम्हारे हाथ में दिख गया होता तो तुमको 15,000 50,000 25,000 समझ ही नहीं आते। अगर तुम क्लासरूम में के अंदर जाकर के तुमको 15,000 25,000 30,000 35,000 दिख रहे हैं तो तुमको बच्चे के अंदर रुपए दिख रहे हैं। फिर तो यहाँ पर कर्मयोग रहा ही नहीं ना। कर्मयोग का मतलब क्या? कर्मयोग का मतलब है कि आपके हर चीज का योग आ गया, है ना? आपका मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब मिल गया आपस में, और सब जगह आपको केवल एक ही चीज दिख रहा है, अर्जुन की तरह आंख। अर्जुन ने सोचने की तीर लगाने से पहले ये नहीं सोचा था कि मुझे तीर लगाने पे क्या मिलेगा। ये तो बात उल्टी हो गई, ये तो बात कृष्ण विरोधी हो गई। ये तो बात हो गई आप आसक्ति के लिए काम करें, वो आसक्ति किसी भी चीज की हो। आसक्ति तो केवल एक चीज की हो सकती है, क्या? आपके कर्म के प्रति आपका सम्मान है कि नहीं है? कर्म आपके स्वधर्मा में फॉल करता है कि नहीं करता? कर्म अगर आपके स्वधर्मा में फॉल कर रहा है, फिर आपको रुपए नहीं मिल रहे, वो बहुत बात की बात हो जाएगी। और करके तो कोई टीचर देखे, मैं कह रहा हूँ वो करके तो टीचर देखे, जो कह रहा है मुझे 5,000 मिल रहे हैं, मुझे 5,000 मिल रहे हैं, बट मैं वो दे रहा हूँ जो मुझे देने आया था। क्या देने आया था? बच्चों का भविष्य देने आया था। वो देखे तो देखे, 5,000 से 50,000 पे वो कम पहुँचेगा, उसको पता नहीं चलेगा। आज फेसबुक पे उसकी एक रील वायरल हो जाएगी तो फेसबुक उसको इतना दे देगी जितना उसको क्लासरूम कभी नहीं देती। दिखते हैं आपने, बहुत से एग्जांपल्स आपने देखे हैं। तो व्हाई वन इज थिंकिंग अबाउट कि क्लासरूम से उसको सैलरी मिल जानी है और क्लासरूम की सैलरी के लिए काम करना है, तो क्वेश्चन ही अधूरा है। क्वेश्चन ही झूठा है, और एक्चुअली पर्सपेक्टिव झूठा है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। पैसे के लिए कोई काम कर नहीं सकता, और जो पैसे के लिए काम करेगा एंड ऑफ द डे वो डिससैटिस्फाइड होकर ही बाहर निकलेगा। चाहे वो 1 करोड़ रुपए मिले, चाहे उसको 20 करोड़ रुपए मिले। अगर पैसे से केवल बात बन सकती थी तो बड़ा 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 सरल बात हो जाती है। एक बात बताओ सनी जी, आप कभी अपने टीचर से मिले हो? मैं तो दिन में ट्रेनिंग करता हूँ अपनी। नए टीचर से नहीं, जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ाई, सिक्स पढ़ाई, एट्थ पढ़ाई, नाइन्थ पढ़ाई, 10th पढ़ाई, क्या आप उनसे वापस मिले हो दोबारा? कितनी बार मिले हो? बहुत ऑफन मिलता हूँ क्योंकि उनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। उनके बच्चे आज मैं पढ़ाता हूँ। जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनके बच्चे मैं पढ़ाता हूँ, वो आते हैं, उनसे बहुत क्या आप इस इंडस्ट्री में नहीं होते, फिर भी आप मिलते हो उन टीचर से? उन सच टीचर बताना। से नहीं मिलता, नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता उनसे मिलने का। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मैं पर्पसली उनके पास जाऊँ और उनसे मिलूँ, नहीं, नेचुरली नहीं होता। तो मतलब समाज ने ये सिखा रखा है कि जो आपको सबसे ज्यादा ज्ञान देगा उससे वापस आपको उसको थैंक यू बोलने के लिए भी नहीं जाना है। ये बहुत गलत सोच है। क्यों थैंक यू बोलने जाना है? क्या उसने थैंक यू के लिए काम किया था? अगर थैंक यू के लिए काम किया था तो फिर तो वो झूठा था। उसने थैंक यू के लिए काम किया तो उसका कर्तव्य था, और जो अपने कर्तव्य पे काम करता है, माँ को दूध पिलाने के लिए कोई थैंक यू चाहिए? माँ ने क्या इसलिए दूध पिलाया था कि उसको थैंक यू बोला जाए? ना, इसको बोलते प्रेम, इसको बोलते मुक्ति। अगर मुँह था तो फिर उसको थैंक यू के लिए ज़रूरत थी। क्यों भाई? क्यों थैंक यू चाहिए? क्या उसको थैंक यू की चाह थी? उसको ये चाह नहीं थी कि उसका जो लर्नर था वो आगे मिल गया। मुक्ति है ना, प्रेम मुक्ति सिखाता है। मोह सिखाता है ना, मेरे पास आए। मोह कहेगा मेरे पास आए, और मोह बोलेगा बार-बार मेरे पास आए, मेरे बार-बार पैर छुए, बार-बार मुझे थैंक यू बोले। मेरा थैंक यू तो यही है उसको, कि उसकी लर्निंग को आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी लर्निंग को आज मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं 10 को और लर्निंग दे पा रहा हूँ, यही उसके लिए थैंक यू है। यही एक्चुअली उसके लिए तो थॉट्स है ना, यही उसकी कमाई है। उसकी कमाई ये कैसे है कि मैं बार-बार जाऊँ और बार-बार मैं उसको थैंक यू बोलूँ? फिर कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य के लिए किसी को थैंक यू नहीं बोला जाता, कर्मों के लिए बोला जाता है। कर्तव्य के लिए थैंक यू नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आज का जो जो प्रेशर जो माँ बाप पे है, जो बचपन का उनका प्रेशर है, वो बच्चों पे थोप रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर मैं बात कर रहा था बच्चों से कि तुमको क्या बनना है और तुमको क्यों बनना है? तो एक बच्चा खड़ा हुआ और उस बच्चे ने मुझसे कहा मुझे डॉक्टर बनना है। और मुझे क्यों बनना है? क्योंकि मुझे अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है। दैट इज़ द प्रेशर। माँ-बाप का सपना पूरा करना मतलब क्या? माँ-बाप तुम्हारे मक्कार हैं क्या? माँ-बाप अपना सपना खुद नहीं पूरा कर पाए? खुद नहीं सपना पूरा कर पा रहे थे अपना? तो क्या मतलब? फिर तो बड़ा आसान हो गया। मैं अपने 10 बच्चे पैदा करूँगा, मैं 10 बच्चे पैदा करूँगा, क्योंकि 10 मिलके मेरा सपना पूरा करेंगे। फिर वो 10 और पैदा करेंगे, बल्कि उनका सपना पूरा करेंगे। यही तो हिंदुस्तान में हो रहा है। बाबा अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बेटे से चाह कर रहे पूरा करे। बेटा नहीं पूरा कर पा रहा तो चुचरा पोता पूरा कर देगा। फिर तो हर पीढ़ी दूसरे से अपना सपना पूरा कराएगी। अपना सपना कौन पूरा करेगी? तो क्या बच्चे तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान है? बच्चे एक साधन है तुम्हारा सपना पूरा करने के? नहीं। आप देखते हैं, आपने बच्चे को अपना अहंकार का हिस्सा बना रखा है। अभिषेक जी का बच्चा खराब, तो अभिषेक जी खराब, क्योंकि अभिषेक जी का बच्चा अभिषेक जी की नाक है। खेतों में मेड़ देखिए ना, मेड़ होती है खेतों में 2 फुट की होती है। उस मेड़ पे अगर वो कब्जा कर लेना तो 2 फुट की कास्ट कोई नहीं होती, लेकिन लोग उसके लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। क्यों? नाक नीचे हो जाएगी। तो बच्चे को ना हमने अपनी नाक बना रखा है। बच्चा मेरा अच्छा तो सोसाइटी में मेरा नाम हो गया। मेरा नाम हो गया सोसाइटी में। सो मीन्स व्हाट? सोसाइटी में सक्सेस के पैमाने हैं। क्या पैमाने हैं? कि दूसरा बच्चा ये कर रहा है तो मेरा ये क्यों नहीं कर रहा, और मेरा ये नहीं कर रहा तो मैं खराब हो गया। मुझे बताओ, हम बच्चे से कहते तो बेटा तुम ये करो तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। तुमको कैसे पता तुम जो बता रहे हो बच्चे के लिए अच्छा है? अगर तुमको किसी को अच्छा बताना आता है, इसका मतलब तुम्हें अच्छे खराब में परिभाषा पता है। अगर तुम्हें अच्छे खराब की परिभाषा पता है तो पहले तुम खुद दूसरे को बताओगे, पहले खुद को बताओगे? तो क्या तुमको ये विश्वास है
कि तुम जो खुद के लिए काम कर रहे हो वो सब अच्छे नहीं ना, तो तुम कैसे कह सकते हो बच्चे जो काम कर रहे हैं तुम बता रहे हो अच्छा होगा? नहीं, क्योंकि बच्चे अच्छा कर ले ये तुम्हारी चाह है। क्यों? क्योंकि तुमको अपने आप को प्रूव करना है, ये प्रेशर बच्चों के ऊपर जा रहा है। सो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेरेंट्स से 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्सेप्टेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्सेप्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से बच्चे से एक्सपेक्टेशंस हो गई, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा जो कुछ भी करेगा उसका आधार क्या? मेरे सपनों का आधार क्या? मेरे सपनों का आधार समाज के नियम, मेरे सपनों का आधार समाज ने जो परिभाषाएँ गढ़ रखी हैं वो, या मेरे सपनों का आधार बच्चों का कौशल, मेरे सपनों का आधार बच्चों की क्षमताएँ? है ही नहीं। मेरे सपनों का आधार मेरी नाक है और उसके आधार पर हमने बच्चों को सपना देखना सिखा दिया। बच्चे भी आधारहीन सपने देखने लग गए। मुझे बताओ अभिषेक जी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ जितने सपने आज तक आपने देखे हैं, उसमें से ज़्यादा पूरे हुए कि ज़्यादा कम कम पूरे हुए? पूरे हो जाते हैं जैसे नो, थोड़ा ज़्यादातर सपने पूरे हुए या ज़्यादातर नहीं पूरे हुए? नहीं पूरे होते। ज़्यादातर नहीं पूरे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो आपने सपने देखे या तो सपनों के लिए काम नहीं किया या तो सपने ही आधारहीन थे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली राइट। तो इसका इसका मूल बिंदु कहाँ है? इसका मूल बिंदु जो बचपन, आज 2 साल का बच्चा बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। अरे ये 2 साल का बच्चा डॉक्टर कैसे बोल सकता है बनना है मुझे? उसको समझ है? नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं डॉक्टर बनना। अगेन एक्सेप्टेशंस। क्या आपने अपने बच्चों को एक्सेप्ट किया? यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड। एक पेरेंट का काम ये नहीं है कि बच्चे के से सपने को पूरा करा देना। पेरेंट का काम है बच्चे को सपना देखने लायक बना देना। पेरेंट का काम है बच्चे को ये बता देना कि तुम किस लायक हो, सपना देखो और कैसे अपने सपने को पूरा कर पाओ। वो कराना था पेरेंट को। पेरेंट क्या करने लग गया? अपने सपने पूरा कराने लगे तो प्रेशर तो होगा। प्रेशर का मतलब क्या? प्रेशर का मतलब चीज को, जो भी सामने चीज है, परिणाम को अपने अनुरूप कर लेना। और परिणाम तुमने क्या देखा? परिणाम देखने के पीछे बच्चे का कौशल तुमने देखा ही नहीं। सो एंड ऑफ द टॉक अगर इसमें क्या होगा, तो पेरेंट हैज टू सी कि अगर मुझको 10 किलो चावल लेने जाना है तो मैं लिफाफे में नहीं ला सकता। एक लिफाफा नहीं लगेगा। लिफाफा नहीं लगेगा। सिर्फ तो सी आपका बच्चा लिफाफा है या बोरा है। लिफाफा बहुत काम का हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता लिफाफा जो बोरा कर सकता है, और बोरा वो काम कभी नहीं कर सकता जो लिफाफा कर सकता है। यू हैव टू फाइंड एक्सेप्ट योर चाइल्ड। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास आता है पेरेंट, कक्षा 11 में, क्लास 11th में आता है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ? मैं बच्चे को क्या दिलाऊँ? तो 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला जो मुझसे पूछता है कि बच्चे को क्या करूँ? तीसरा जो कहता है मैं बच्चे को अपने कॉमर्स दिलाना है। क्यों कॉमर्स दिलाना है? क्योंकि ना मेरे यहाँ वो सीए है। मेरा वो सीए है और मुझे कॉमर्स दिलाना है, बच्चे को कॉमर्स दिलाना है। पर सारा डिसीजन तुम लोगे बच्चे के लिए। यू विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजन, क्योंकि बच्चे से कोई मतलब नहीं है। और जिस बच्चे को पेरेंट को ये समझ में आ जाता है, बाइपोलर होते हैं पेरेंट्स। अगर किसी को समझ में आ गया तो पता वो क्या करता है? अरे मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरा बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। मेरा बच्चा जो चाहेगा वो करेगा। मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता। जो इस बात को थोड़ा-सा समझेगा ना, वो क्या बोलेगा? मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता। अब ये भी गलत है। मैं कोई प्रेशर नहीं बनाता का मतलब क्या है? तुम बच्चे को छोड़ दोगे? अबे तुम किस लिए हो? तुम छोड़ थोड़ी ना दोगे। एक हाथ बर्तन के अंदर तो एक हाथ बर्तन के ऊपर। माय डियर, यू हैव टू आस्क योर चाइल्ड कि तुमको क्या बनना है। देन यू आस्क योर चाइल्ड तुमको क्यों बनना है। देन यू आस्क योर चाइल्ड कि इसको बनने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा। देन यू आस्क योर चाइल्ड कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज क्या है। देन यू आस्क योर चाइल्ड कि टेस्ट कर लो अपनी कैपेबिलिटीज को। देन यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड कि तुमको क्या करना है। या तो तुम उसके लिए डिसीजन ले लोगे और या तो उसको तुम बिल्कुल खुला छोड़ दोगे। दोनों चीजें तो गलत है। सो अगेन इट्स अ कंप्लीट थिंग जहां पर पेरेंट्स को बहुत काम करने की जरूरत है। पेरेंटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल थिंग कि तुमको मिल गया तुमने कर लिया। यार पेरेंटिंग मतलब एक बच्चा पूरा तुम्हारे साथ है। तुम एक बच्चे को जीवन दे रहे हो। कार चलाने से पहले कार चलाना सीखते हो ना। ऐसे थोड़ी ना कार उठाई और लेके चल दिए और बच्चा उठाया लेके चल दिए तुम सड़क पे। नहीं भाई, यू हैव टू लर्न द थिंग्स। एक चीज़ और आती है कि सब बोलते हैं कि हर बच्चा एक है ना एक जैसा नहीं होता, सब बच्चे अलग-अलग होते हैं, आप अलग हो, मैं अलग हूँ। फिर भी स्कूल में इनको एक लाइन में खड़ा कर देते थे कि सब सेम, ऐसा ऐसा क्यों? क्यों ना? हाँ, पता है मैं आज जब सुबह यहाँ आया, दिल्ली में पहुंचा, तो मैं चाय की दुकान पे पहुंचा और मैंने बोला यार बन मक्खन दे दो, बन बटर, बन मस्का। मैंने कहा दे दो। उसने कहा नहीं है। मैंने कहा बन मस्का नहीं है। अगर लखनऊ में आप होते तो आपको हर चौराहे पे बन मस्का मिल रहा होता। क्यों? यहाँ क्यों नहीं है? क्या यहाँ इसको बन अवेलेबल नहीं है क्या? अवेलेबल है ना। बन मस्का बनाना नहीं आता, बनाना आता है। क्यों नहीं अवेलेबल है? डिमांड नहीं है। करेक्ट। ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। केरल में इसलिए नहीं नारियल पानी बिकता है कि केरल में होता है। केरल में होता ना, इसलिए बिकता है क्योंकि वहां डिमांड है। स्कूल वही देंगे जो डिमांड होगी। स्कूल वही देंगे जो डिमांड डिमांड होगी। होगी। अब लोगों की डिमांड क्या है? लोगों की डिमांड है एक जैसा। क्या डिमांड है? एक जैसा। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। क्यों डॉक्टर बनेगा? इसका कोई आधार नहीं है। सबके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, सबके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, सबके बच्चे
एक जैसे बनेंगे। जब एक जैसे बनाने की तुम बात करोगे तो स्कूल एक ही जैसा तो देगा, स्कूल कैसे कुछ और दे देगा? स्कूल तो वही देगा जो तुम चाहोगे, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में करियर प्लानिंग नाम की चीज़ नहीं है। अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान में करियर प्लानिंग की बात मतलब कार्य जो है ना, कि हम कौन से कार्य में बच्चे को लगाएँ, तो कार्य जो है ना, हमारा प्रोफ़ेशन कार देख के चुना जा रहा है। क्या देख के चुना जा रहा है? कार देख कार देख के, कार्य देख के नहीं चुना जा रहा है प्रोफ़ेशन, कार देख के चुना जा रहा है। मतलब एक पेरेंट से पूछो कि डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? मेरे बच्चे को डॉक्टर। तो पेरेंट बोलेगा डॉक्टर इसलिए बनना है ना कि मेरे यहाँ एक डॉक्टर है ना, उनके बहुत लोग पैर छूते हैं। अच्छा, और उनके पास कारें बहुत बड़ी हैं और उनके पास बंगले बहुत बड़े-बड़े हैं। तुमने ये मिलने वाली चीज़ें देखी, तुमने उस प्रोफ़ेशन से मिलने जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, टीचर आके क्यों परेशान है? क्योंकि उसने टीचरशिप नहीं देखी, उसने टीचर से मिलने वाली चीज़ों को देखा। उसने डॉक्टर से मिलने वाली चीज़ों को देखा, उसने कारों को देखा और कारों को देखकर उसने क्या चुना? प्रोफ़ेशन। प्रोफ़ेशन इस बात के लिए लेके नहीं चुना कि उसमें कार्य क्या करना था, उससे कारें कौन से मिल रही थी, कार्य मतलब फिज़िकल थिंग्स। अब मेरे घर के बगल में एक किराने की शॉप खुली, स्टोर खुल गया, ग्रोसरी स्टोर खुल गया और मैंने देखा यार उसने तो एक बंगला बना दिया, उसने तो कार बना ली। मैंने उसकी खूब कारें देखी और मैंने खोल लिया। अब ऐसी कोई कार नहीं जो मुझे हैप्पी कर दे, ऐसा कोई बंगला नहीं जो मुझे हैप्पी कर दे। मैंने खोल भी लिया और मुझे वही कार और वही बंगला मिल गया, लेकिन उससे सैटिस्फैक्शन मिलना नहीं था। फिर मुझे डिसैटिस्फैक्शन शुरू हुआ। किससे? अपने कार्य से। मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन रात के 12 बजे जब मुझे आके किसी ने घंटी बजाई कि रात के 12 बजे आ जाओ और मेरे पेशेंट को देख लो, तब मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मैंने कहा मेरा फ़ोन बंद क्यों नहीं था? क्योंकि तुमको कार्य में तो मज़ा नहीं था, तुमको तो कार में मज़ा था और कार में तो मज़ा मिला नहीं तुमको और कार्य में तो मज़ा नहीं। इसलिए हर एक बंदा हिंदुस्तान में देखेंगे डिससैटिस्फाइड है। एक छोटा-सा छोटे से देश हैप्पी है और हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि हमने कृष्ण के कर्मयोग को समझा ही नहीं। कर्मयोग का मतलब जिसमें कर्म में मज़ा हो। कर्म में तो मज़ा है नहीं, हमने कर्म को तो देखा नहीं। सो अगेन ये क्वेश्चन स्कूल्स वही करेंगे जो मार्केट में डिमांड होगी। नाउ द पेरेंट हैज़ टू थिंक अबाउट इट, पेरेंट हैज़ टू आस्क कि मेरा बच्चा किस लिए बना है? इफ यू डोंट फाइंड आपका बच्चा किस लिए बना है, इसको जब यही क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि हे कृष्ण, जब बात हुई पूरी ज्ञान योगा की, जब बात चल रही थी कि आत्मा की, परमात्मा की और हम तो कुछ है ही नहीं, जब यहाँ से बात चल रही थी, तो एक समय में अर्जुन विषाद की स्थिति में आ गया, अकर्मण्यता छा गई अर्जुन पर और अर्जुन ने कहा मैं काम करूँ ही क्यों? जब कुछ है ही नहीं मैं क्यों ही करूँ? तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि माय डियर, काम तो करना पड़ेगा। साँस तो लोगे ना, साँस तो लोगे, वही तो कर्मा है। साँस तो लोगों का कर्मा है और मैं तो पूरी दुनिया के लिए दृष्टांत हूँ। मेरे पास तो पूरी दुनिया की हर चीज़ प्राप्त है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो प्राप्त नहीं हो। हर चीज़ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दृष्टांत हूँ। अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने कर्म नहीं किया, तो दुनिया मुझको दृष्टांत मान के अकर्मण्यता छा जाएगी, तो कर्म तो तुझे करना है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कौन-सा कर्म करना है? क्या मैं कर्म करूँ? कौन-सा कर्म करूँ? तो कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो बहुत लाजवाब था। कृष्ण ने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है इस सृष्टि चक्र को चलाने में अधिकतम उपयोगिता दे देना। आपका कर्म क्या हो सकता है? आपका कर्म वही है, आपका कर्तव्य वही है, इस पूरी सृष्टि चक्र को चलाने में अपनी अधिकतम उपयोगिता दे देना। फिर अर्जुन ने पूछा कि कैसे? कैसे जानूँ मैं सबसे उपयोगी कैसे हूँ? तो कृष्ण ने कहा मैंने इस पूरे विश्व को, पूरे सोसाइटी को 4 भागों में बाँटा है, 4 वर्णों में बाँटा है। सी कौन से वो 4 वर्ण हैं और तुम किसमें फ़ॉल करते हो? तुम जिसमें फ़ॉल करते हो वही तुम्हारा स्वधर्मा है, वही तुम्हारा स्वधर्मा है। वो तब 4 हुआ करते थे, क्योंकि ये 5000 साल पहले की बात है। आज इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आज आपका बच्चा बुक स्मार्ट हो सकता है, आपका बच्चा पिक्चर स्मार्ट हो सकता है, आज आपका बच्चा पर्सनल स्मार्ट हो सकता है, आपका बच्चा इंटरपर्सनल स्मार्ट हो सकता है, आपका बच्चा स्पोर्ट्स स्मार्ट हो सकता है, आपका बच्चा बॉडी स्मार्ट हो सकता है। इतनी ढेर सारी स्मार्टनेस मौजूद है। लेकिन आप तो कह रहे हो नहीं मुझे तो कार चाहिए, कार मेरे बगल वाले ने ली थी, कैसे डॉक्टर बन गए, तो मैं तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊँगा। जब तक आप ये बोलोगे तब तक स्कूल सबको एक लाइन में खड़ा ही करेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्वधर्मा एंड बच्चे के लिए स्वधर्मा ढूँढ लेना ही पेरेंट का काम है। ये काम है और कोई काम पेरेंट का है नहीं और कोई काम पेरेंट का नहीं है। पेरेंट बहुत बार मुझसे कहते हैं कि मैं बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मिथ है, आप बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते, आप बच्चे को कुछ बना नहीं सकते। आप बच्चे को कुछ बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर मैं माली से बोलूँ और माली ये बोले मुझसे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, माली अगर बोले कि मैं एक गुलाब का पौधा उगा सकता हूँ, माली बोले कि मैं गुलाब का पौधा उगा सकता हूँ और उसने 10,000 गुलाब के पौधे आज तक उगाए होंगे। तो क्या वो कह सकता है मैं गुलाब का पौधा उगा सकता हूँ? नहीं। मैं कहता हूँ उगा के दिखाओ, मैं तुमको बीज नहीं दूँगा, मैं तुमको मिट्टी नहीं दूँगा, उगा के दिखाओ। मैं तुमको पानी नहीं दूँगा, उगा के दिखाओ। मैं तुमको ऑक्सीजन नहीं दूँगा, उगा के दिखाओ। अगर मैं उगा सकता हूँ, तो मैं तो इन सब चीज़ों से रिप्लेस हो सकता हूँ ना फिर। नहीं, मैं नहीं उगा सकता। मैं केवल वो सर्टेन कंडीशंस दे सकता हूँ जिसमें वो पेड़ उग जाए, नथिंग एल्स। अ माली कैन गिव द सर्टेन कंडीशंस जिसमें पेड़ उग जाए और वो कंडीशंस देना ही माली का काम है। वही सेम पेरेंटिंग का काम। अब अगर माली इस बात का दंभ भरे
कि मैं एक पेड़ उगा लूंगा तो ये उसका अहंकार है। अगर पेरेंट इस बात का दंभ भरे कि मैं बच्चे को डॉक्टर बना लूंगा तो ये उसका अहंकार है। पेरेंट को ये देखना चाहिए कि कौन सी कंडीशंस अवेलेबल करा देनी है। अब कंडीशंस भी हर बीज के लिए अलग होंगी। कंडीशन जो कोकोनट के बीज को चाहिए वो किसी और बीज को नहीं चाहिए। सो द पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट टू फाइंड कि मेरा बीज कौन सा है और उसको कंडीशंस कौन सी देनी है। जिस दिन पेरेंट इस बात के लिए अवेयर हो जाएगा उस दिन वो जाके स्कूल से पूछेगा कि तुमने एक लाइन में लगाने से पहले मेरे बीज को चेक किया। और जिस दिन वो ये पूछ लेगा, ये प्रश्न आते ही स्कूल एक लाइन में खड़ा करना बंद कर देंगे। सो अगेन रिस्पॉन्सिबल इज मी, नो अदर रिस्पॉन्स। अच्छा, तो एक सर बात बताओ कि हर बच्चे के जीवन में एक ये बात जरूर आती है कि पढ़ाई बहुत टफ है, तो उन बच्चों के लिए क्या जवाब है? टफ मतलब कठिन, कठिन मतलब क्या? यहाँ पर प्रश्न है कि आपने बोला कि बच्चा बोलता है अपनी लाइफ में एक बार जरूर बोलता है, सबने बोला होगा अपनी लाइफ में एक बार कि पढ़ाई कठिन है। आखिर कठिन का मतलब क्या? सो पहले मैं कठिन को समझना पड़ेगा कि कठिन का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैं बोलूं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति, तो आपको क्या लगता है उनके लिए स्पेस पे जाना कठिन होगा? कहीं ना। लेकिन उनके लिए कढ़ी बनाना कठिन हो सकता था। कठिन हो सकता है, उनके लिए कढ़ी बनाना। लेकिन वही मेरे काम वाली भाई के लिए कढ़ी बनाना सरल हो सकता है, लेकिन चांद पे जाना कठिन हो सकता है। सो कठिन और सरल इस बात से नहीं है कि क्या, कठिन और सरल इस बात से मतलब है कि आपको क्या काम करना आता है या काम करना नहीं आता है। जो भी चीजें मुझे करनी आएंगी वो मेरे लिए सरल हो जाएंगी और जो भी चीजें मुझे काम करना नहीं आएगा वो मेरे लिए कठिन हो जाएगा। सो जब हमने बोला कि मेरे लिए कठिन है, सो कठिन को भी दो दृष्टिकोण से देखेंगे। एक, कठिन मतलब प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स का एक दूसरा नाम चैलेंज होता है ना। तो वही प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम लगती है और वही प्रॉब्लम मुझे चैलेंज लगने लग जाती है। कब? जब ठाना मैंने होता है। अगर किसी भी काम को करने का ठाना मैंने है तो मेरे लिए उस प्रॉब्लम में आने वाली प्रॉब्लम चैलेंज बन जाएंगी। और जब किसी और ने ठाना है कि तुमको ये काम करना है तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम बन जाएंगी। एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि कठिन कब लगेगा? जब मेरी इच्छा नहीं होगी काम करने की, राइट। मेरी अगर खुद की इच्छा है तो मुझे कठिन नहीं लगेगा, मुझे वो चैलेंजिंग लगेगा। और जब किसी और की इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कठिन लगेगा। राइट। बहुत सिंपल सी बात हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि इच्छा मतलब विल, किसी भी काम को करने की विल। तो मुझे बताओ पहले विल आएगी कि पहले स्किल आएगी? पहले विल आनी चाहिए। ग्रेट। अगर आप 1000 लोगों से पूछोगे तो 1000 लोग नॉर्मली यही रिप्लाई देंगे कि पहले विल आएगी फिर स्किल आएगी। मुझे बताओ पहले मैथ्स लगानी आएगी कि पहले मैथ्स लगाने का मन होगा? पहले मैथ्स। लगानी आएगी कि पहले मैथ्स लगाने का मन होगा? मैं बोलूं मेरा मैथ्स लगाने का बड़ा मन करता है, इसका मतलब मुझे मैथ्स आती है कि नहीं आती? अच्छा, पॉडकास्ट करने का किसका मन होगा? कौन पॉडकास्ट पे जाना चाहेगा? जिसको आता होगा, जिसको नहीं आता होगा। अगर किसी को नहीं आता होता उसको यहाँ बैठा देते, उसको डर लगता कि नहीं लगता? आपको नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले विल की पहले स्किल? पहले विल आई मेरे में तो। पहले विल आई, ठीक है। वो विल नहीं विश है, क्या है? विल आई थी। विश आई थी, क्या आई थी? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ना, क्योंकि इंसिडेंट ऐसा हुआ। मैं बताता हूँ, हाँ। अभी देख लेना। पहले विल आएगी किसके लिए? इसको प्रूफ कर लेते ना, उसको प्रूफ करने में कितनी देर लगती है? विल और विश दोनों अलग अलग बातें होती है, फिर समझ लीजिए। विल हमेशा स्किल के बाद आएगी। जो काम आपको करना आएगा उसी काम को करने की आपके अंदर, विल की हिंदी क्या होती है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति आपकी तभी जागृत होगी जब आपको वो काम करना आएगा। अब इच्छा शक्ति को अगर दो टुकड़ों में तोड़ेंगे तो क्या आएगी? इच्छा प्लस शक्ति। इच्छा मतलब विश। मेरी विश आई कि मुझे क्या करना है? मुझे कार चलानी है और मैं कार चलाने के लिए गया और कार मैंने चलाई और कार मेरी गड्ढे में गिर गई। अब मुझे बताओ कल विश ज्यादा होगी कि कम होगी? कम हो जाएंगी। कम हो जाएगी। अगले दिन फिर मैंने कार उठाई, फिर लड़ गई। अब मुझे बताओ विश ज्यादा होगी कम होगी? कम हो जाएगी। कम होगी। लोग मैंने ऐसे तक देखे, मेरे एक फ्रेंड है जो मुझसे कहते हैं मैं कार नहीं चलाता, क्यों? क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि कार चलानी नहीं आती थी। विश होगी और विश के साथ अगर स्किल नहीं जुड़ी तो विल नहीं आ सकती। विश, विश मतलब इच्छा, और विश हिंदी का विश ही इंग्लिश का विश है। हिंदी का जो विश है इंग्लिश का विश है, वही हिंदी का विश है, वही पॉइजन है। सो इच्छा मर जाएगी किस बात पे? अगर स्किल नहीं आएगी। एक आपकी इच्छा हुई आपने पॉडकास्ट करेंगे, अगर पॉडकास्ट करना आपको नहीं आता तो आप पॉडकास्ट नहीं कर पाते, उल्टा सीधा पॉडकास्ट करते। मैं नहीं कितने लोगों ने शुरू किया होगा और शुरू करने के बाद बंद कर दिया होगा पॉडकास्ट, कितने लोगों ने शुरू किया होगा। लेकिन जिसके पास स्किल होगी वो आज तक टिका होगा और जिसके पास स्किल नहीं होगी वो टिका नहीं होगा। तो सबसे पहले आएगी विश। अब स्कूल में प्रॉब्लम क्या है? आप बोल रहे हो कि बच्चे ने बोला कठिन है मैथ्स, बच्चे ने बोला मैथ्स कठिन है और बच्चे को मैथ्स लगाने से डर लगता है। मुझे बताओ वही बच्चा स्कूल में, अगर मैं हाई स्कूल के बच्चे की बात करूं तो मुझे बताओ हाई स्कूल के बच्चे साइकिल चला लेते हैं कि नहीं? हाँ है ना, चला लेते। चला लेते हैं। साइकिल रोड पे चलाते हैं कि घर के अंदर? रोड पे रोड पे चलाते हैं। चलाते हैं। मुझे बताओ रोड पे अगर साइकिल चलाएंगे तो एक्सीडेंट का खतरा होगा कि नहीं होगा? आइए। होगा। क्या जान जाने का खतरा है कि नहीं? आइए। इसका मतलब साइकिल चलाने से जान जाने का खतरा है। बिल्कुल है। साइकिल चलाने में डर लगता है बच्चे को? नहीं लगता। नहीं लगता। और मैथ चलाने में क्यों लगता है? डर अगर आ रहा होता विश से तो बात बन जाती ना।
डर गायब होगा स्किल से। जैसे मैं आपसे बोलूं ये एक टेबल है, इस टेबल पे जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इस टेबल पे अगर आप खड़े हो जाएं और मैं बोलूं आप 20 मिनट खड़े रहो, तो क्या आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल खड़े रहेंगे। जबकि आप देखेंगे इधर-उधर नीचे है, गिर आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन सोचिए इस टेबल जितनी ही बड़ी जगह है, इस टेबल जितनी ही बड़ी जगह है, अगर 50,000 फुट की ऊँचाई पर होती तो? आपको डर थोड़ा सा लगता लगता होता। क्यों? खड़े होना नहीं आता क्या? खड़े होना आता। लेकिन अगर गिर गए तो क्या होगा? मर जाए मर जाएँगे ना, इस बात से डर था। लेकिन अगर आपके पंख होते तो? उड़ जाएंगे। तो उड़ जाएँगे, तो डर नहीं लगता। तो एक है डर, एक है हुनर। हुनर होगा तो डर नहीं, डर होगा तो हुनर नहीं। आपने बोला बच्चा स्कूल में डरता है, इसका मतलब है उसको स्किल नहीं दी जा रही है, और स्किल नहीं उसको मिल पा रही है, क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी पढ़ाई स्किल नहीं इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है। पूरी की पूरी पढ़ाई हमारी इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है, और इससे बड़ी जो कमी हो रही है, इससे भी जो बहुत बड़ी कमी है क्या, कि बच्चे के अंदर हम इच्छा नहीं जगा पा रहे हैं। बच्चे के अंदर काम करने की चूँकि इच्छा नहीं जग पा रही है, बच्चे के अंदर हम काम करने की इच्छा जगा ही नहीं पा रहे हैं, इस कारण बच्चे के अंदर स्किल नहीं आ रही है, इस कारण उसको डर लग रहा है, मैथ्स से डर लग रहा है। अगर इस डर को खत्म करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? फ़ॉर्मूला क्या निकला? विश, विश का मतलब इच्छा, एंड विल का मतलब क्या हुआ? स्किल। इच्छा प्लस स्किल मतलब शक्ति, इच्छा प्लस शक्ति इज़ इक्वल टू विल, इच्छा शक्ति। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के अंदर विल हो, किस बात की? कि मैथ्स करने की, तो फ़ॉर्मूला क्या हुआ? पहले आपको मैथ्स की स्किल देनी पड़ेगी, स्किल से पहले मैथ्स करने की इच्छा देनी पड़ेगी। अब इच्छा कौन दे पाएगा? टीचर दे पाएगा। टीचर कौन दे पाएगा? जिसके अंदर खुद इच्छा होगी। देखो आग लगाने के लिए क्या चाहिए? माचिस। ना, माचिस नहीं चाहिए, माचिस के बिना भी आग लग सकती है। आग लगाने के लिए मिट्टी का तेल भी नहीं चाहिए, उसकी भी आग लग सकती है। आग लगाने के लिए एक चीज़ जो यूनिवर्सल चाहिए, वो है चिंगारी। चिंगारी के बिना आग नहीं लगेगी, बाकी सब चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं, चिंगारी नहीं रिप्लेस हो सकती। तो आग लगाने के लिए आग चाहिए, और इच्छा जगाने के लिए इच्छा चाहिए। अगर टीचर के अंदर ये इच्छा हो गई कि मुझे इच्छा जगानी है, तो फिर वो जगा ही देगा। इच्छा जग जाएगी, स्किल ओरिएंटेड हो जाएगी, तो आपके बच्चे का डर खत्म हो जाएगा। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस। अब इच्छा की बात तो आ गई, बट आजकल छोटे बच्चों को जो एग्ज़ाम का प्रेशर दे रहे हैं, रिज़ल्ट का टेंशन दे रहे हैं, रैंक का बोझ दे रहे हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम ही अलग है, या फिर उनको बेकार समझा जाता है कि हमारा तेरा नंबर कम आए तो बेकार समझा जाएगा? आपने 3 चीज़ें सुनी। हाँ, तो 3 चीज़ें, मतलब पहला जो है कि छोटे बच्चों पे एग्ज़ाम का प्रेशर है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में भी उनको भी है कि उनके एक टर्म में 3-3 एग्ज़ाम होते हैं, कि उसमें भी पास होना है। बट ये सरकार ने तो बोल रखा है कि 8th तक कुछ दिक्कत नहीं है, कि आपको पास करते जाएँगे, बट फिर भी माँ-बाप में टेंशन है, टीचर्स में टेंशन है कि आपको अच्छे नंबरों से प पास होना है, ग्रेड आना है। तो बताओ कि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा क्यों डिज़ाइन कर रखा है? 3 डायमेंशनल है, इसको 3 डायमेंशन से समझते हैं। पहला डायमेंशन आपने क्या बोला? फर्स्ट डायमेंशन वाज़ कि आपने बोला रिज़ल्ट का प्रेशर, दूसरा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम्स, तीसरा टेंशन, टेंशन। रैंक। सो लिख लेते हैं इसको, एक-एक करके उठाते हैं, एग्ज़ाम पहले उठा लेते हैं। सो मुझे बताओ, एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई हो रही है या पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम हो रहा है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई हो रही है या फिर पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम हो रहा है? एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई एग्ज़ाम हो के रही लिए है पढ़ाई हो रही है, कि पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम हो रहा है? एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई हो रही तो है, फिर होगा। फिर ये तीनों चीज़ें होंगी, इससे बच नहीं सकते। अभी एग्ज़ाम अगर के लिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई होगी, तो फिर एग्ज़ाम के प्रेशर से आप कैसे बचेंगे? तो क्या एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे थे? क्या मेरी पूरी पढ़ाई का जो उपयोग था, क्या मेरी पूरी पढ़ाई जो चल रही थी, वो एग्ज़ाम के लिए चल रही थी? अभी तो यही चल रहा है। अगर यही चल रही थी, तो फिर पूरा सिस्टम फ्लॉ है। फिर एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ाई हो रही, तो फिर क्यों नहीं होगा? फिर तो डर आएगा ना उस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के लिए डर बना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ही सारा काम कर रहे थे। एक्चुअली देयर आर 2 टर्म्स, राइट? वन इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वन इज़ असेसमेंट फॉर लर्निंग। एग्ज़ामिनेशन किसके लिए? असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, तो बात हो जाएगी कि असेसमेंट इसलिए हो रहा है कि मेरी लर्निंग कैसे अच्छी हो जाए, और असेसमेंट इसलिए हो रहा है कि मुझे पता चल जाए मेरा बच्चा अच्छा है कि खराब। असेसमेंट तो इसलिए हो रहा है ना, मेरा बच्चा कि अच्छा कि खराब। तो मैंने अगर ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट किस लिए कराया? कि तुम अच्छे हो खराब हो? नहीं भाई, ब्लड टेस्ट इसलिए कराया कि मुझे आगे क्या अच्छा क्या बुरा करना है। आज हाफ ईयरली एग्जाम स्कूल में हो रहा है, मैं तो बहुत स्कूल्स विजिट करता हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद मैं पूछना चाहता हूँ, एग्जाम हो गया ना बीच में, मैंने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराने के बाद मेरे ब्लड टेस्ट में कुछ कमी आई। अगर ब्लड टेस्ट में कुछ कमी आई और मेरे काम करने का तरीका वही रहा जो ब्लड टेस्ट पुराना वाला था, तो क्या कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कहते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद मैंने रिव्यू किया और मैंने एकेडमिक सिस्टम को बदल दिया। मैंने एनुअल एग्जामिनेशन में रिव्यू किया और मैंने एकेडमिक सिस्टम को बदल दिया। नहीं, नहीं हो रहा है ये, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि एग्जामिनेशन इसलिए था ही नहीं कि फॉर लर्निंग। तो एग्जामिनेशन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इट शुड बी अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। अगर हम बात करेंगे 2009 में बोर्ड ने लॉन्च किया था ये चीज़, दैट वाज़ सीसीई, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे ही अब ये काम करेंगे, एग्जाम एग्जाम नहीं, एग्जाम इवैल्यूएशन हो जाएगा, वो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। एग्जाम शुड बी पार्ट ऑफ लर्निंग, वो तो हर समय होना चाहिए क्लासरूम में। क्या एग्जाम आप तब लोगे जब 2 महीने के बाद? भाई गलती आज हो रही है तो 2 महीने के बाद क्यों हो रहा? यहीं पर एग्जाम हो, क्लासरूम के अंदर एग्जाम हो, क्लासरूम के अंदर करेक्शन हो।
अगर क्लासरूम के अंदर करेक्शन होगा, क्लासरूम के अंदर ये चीज़ पकड़ ली जाएगी कुछ गलत है, तो फिर गलती किसकी आ जाएगी पता है? टीचर की। और प्रेशर किस पे आ जाएगा? टीचर पे आ जाएगा। अब प्रेशर अपना किस पे डालना था? अपना प्रेशर किस पे डाल देना था? बच्चे पे। अपना प्रेशर बच्चे पे डालना था। अच्छा मुझे बताओ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर से दवा ली, ठीक है? और मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो गलती किसकी? मेरी कि डॉक्टर की? खुद की। मेरी। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पा रहा है, तो कमज़ोर कौन, मैं कि डॉक्टर? आप दवा ही लोगे तो अरे मैं तो दवा ले रहा हूँ जैसे डॉक्टर बोल रहा है, तो कौन कमज़ोर? मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर कमजोर। डॉक्टर कमज़ोर। अच्छा एक डॉक्टर के पास 40 पेशेंट्स हो, 40 में से वो केवल 5 को ठीक कर पाए, तो कौन कमज़ोर? डॉक्टर की पेशेंट? डॉक्टर डॉक्टर कमज़ोर। तो रैंकिंग किसकी बननी चाहिए? डॉक्टर की कि पेशेंट की? डॉक्टर की। तो इसमें बच्चे की क्यों बन रही है? तो सिस्टम ऐसा है ना सर, आप समझो ना, आप तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है। आप तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो यहाँ पर बात किस बात की हो रही है? ये सिस्टम ऐसा का मतलब क्या? बदलेगा कौन? आप अकेले स्कूल तो नहीं बदल सकते ना इसको। मैं अकेले का आप जिम्मेदार? तो पैटर्न में हो ना उसके, किसके पैटर्न में? सीबीएसई किसने कह पैटर्न रखा? में। सीबीएसई तो नहीं कहता कि तुम ये करो, सीबीएसई तो कहता, सीबीएसई ने कब कहा? सीबीएसई ने तो कभी नहीं कहा कि तुम बच्चे को जिम्मेदार बना दो, सीबीएसई ने तो कभी नहीं कहा कि तुम बच्चे से बोलो जाके कि तुम खराब। सीबीएसई तो बोलता है इवन तुम मार्क्स मत दो, सीबीएसई तो बोलता है इवन तुम एग्जाम मत लो, सीबीएसई तो बोलता है इवन तुम जाओ और बच्चे से बोलो मत तुम अच्छे हो खराब हो। लेकिन नहीं, चूंकि अच्छा खराब अगर बच्चे को नहीं बोलेंगे तो कौन बोल जाएगा? कौन अच्छा खराब हो जाएगा? अच्छा खराब तो फिर मैं हो जाऊंगा। मैं कैसे अच्छा खराब अपने आप को मान लूं? तो मैं अच्छा खराब ना बन जाऊं, इसलिए मैंने अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं पागल हूं तो मैं किस चीज को पागल बोलूंगा? सबको बोलोगे। हाँ, तो बस बात खत्म। किस को खराब बोला जा रहा है? सारे बच्चों को खराब बोला जा रहा है। कैसे बच्चे खराब हो सकते हैं? बच्चे तो आपको मिले थे, बच्चे आपको मिले थे, फिर ये खराब हो कैसे गए? और एग्जाम में रैंक, रैंक की अगर बात करें तो पूरा का पूरा सिस्टम हमने कैसा बना रखा है? पूरा का पूरा सिस्टम जब रैंक की बात करोगे तो बना ही इस बात पे है कि तुम किसी को पीछे कर दो, तुम किसी को पीछे कर दो। तुमने कितनों को हराया ये तुम्हारी जीत है, कितनों को हराया तुम्हारी, तुमने क्या पाया तुम्हारी जीत नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तुमने कितनों को हराया ये तुम्हारी जीत है। अगर एक पेरेंट, मैं तो पेरेंट्स को देखता हूँ, अगर 70% मार्क्स बच्चा ले आए, बच्चा अगर 70% मार्क्स ले आए और वो फर्स्ट आ जाए, पेरेंट इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अगर वही बच्चा 99% मार्क्स ले आए और सेकंड आ जाए, पेरेंट बहुत दुखी, बहुत दुखी। मतलब तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बच्चे ने क्या अचीव किया, तुमको मतलब था कितनों को हरा दिया। एक स्कूल में कंपटीशन हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है, जिस प्रतियोगिता में 40 बच्चे जा रहे हैं और एक बच्चा जीत रहा है और वो तालियां बजा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि वो 40 बच्चों की हार पे ताली बजा रहा है? वही बचा रहा है। बजा रहा है ना? तो मतलब जब तुम ताली बजा रहे हो अपनी जीत पर, इसका मतलब तुम 40 बच्चों की हार पर ताली बजा रहे हो, तो 40 बच्चे तुमसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज हो नेचुरली जाए। नाराज होंगे। और तुम हराने पे लगे हुए आज, अगर बच्चा, ये तो समझना पड़ेगा ना, 40 अगर क्लासरूम में 40 चेयर्स हैं तो पहली वाली चेयर पे एक ही बैठेगा, दूसरी वाली पे दो ही बैठेंगे, तो कोई तो 40वें पे बैठेगा। तो 40वें को इस बात पे खराब कैसे बता सकते हैं कोई 40वें नंबर पे है? खराब तो नहीं हो सकता ना इस बात से। लेकिन जब इस बात को हम खराब बोलेंगे, आप फिर बोलोगे एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार नहीं, एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार एजुकेशन सिस्टम। कैसे एजुकेशन सिस्टम इस बात के लिए जिम्मेदार हो सकता है? आप मुझे बताओ। आप अगर बोलोगे कार, एक कार से उम्मीद करोगे कि वो आपको चंद्रमा पे पहुंचा दे, तो क्या उम्मीद सही है? नहीं सही है ना। कार से तो उम्मीद नहीं कर सकते ना वो चंद्रमा पहुंचा दे। तो इस एजुकेशन सिस्टम से जो चल रहा है, उससे आप उम्मीद करो कि वो आपके अंदर की कंपटीशन खत्म कर दे, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम लाया किसने था? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। इट इज नॉट ब्रॉट बाय अस, इट इज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स। तो ये किसके पर्पस सॉल्व करेगा, तुम्हारे कि ब्रिटिशर्स के? ब्रिटिशर्स के। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान में हर आदमी जल्दबाजी में, हर आदमी एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में है, हर आदमी के चेहरे पे एक डिप्रेशन है? क्यों है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको हमेशा किसी और से आगे निकलने की होड़ में लगाए हुए है। किसी को आगे निकल जाओ और सबको पीछे छोड़ दो। ये सबको पीछे छोड़ने का मतलब क्या? तुमने जब तक क्लास में तुम अपने सेक्शन में फर्स्ट आ गए, तो तुम कहाँ पहुंच गए? मैं कैसे अपनी पूरी क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, सारे सेक्शंस में? तुम सारे सेक्शन में फर्स्ट आ गए तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ जाओ, पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गए तो पूरी सिटी में फर्स्ट आ जाओ, पूरी सिटी में फर्स्ट आ गए तो पूरे स्टेट में फर्स्ट आ जाओ, पूरे स्टेट में फर्स्ट आ गए तो पूरी दुनिया में फर्स्ट आ जाओ, और जब पूरी दुनिया में फर्स्ट आ गए तो तुमने कहा मैं विष्णु को भी हरा दूंगा। और जैसे विष्णु को हराने पहुंच गए, ऐसे तो ना रावण का जन्म हुआ, ऐसे ना कंस का जन्म हुआ, और कल्कि भी तो आएंगे ना एक दिन। कहा जाता ना कल्कि आएंगे, कैसे आएंगे? ऐसे ही ना आएंगे। जब कोई इतना दम्भभारी होगा जो ये कहेगा मैं सबको हरा दूंगा। ये सबको हरा देने की बात कहाँ से आ रही है? ये सबको हरा देने की बात आई थी एक सिस्टम से, जो सिस्टम वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो चाहते थे तुम अलग अलग हो जाओ, वो चाहते थे तुम रैंक्स में बंटो, वो चाहते थे तुम अलग अलग हो, वो चाहते थे तुम एक दूसरे से लड़ाई लड़ो, वो चाहते थे तुम एक दूसरे से दुश्मनी बनो, वो चाहते थे क्लासरूम में ऐसा फूड डाल देना जिसमें कोई एक दूसरे से प्यार ना करे, कोई दूसरे से मोहब्बत ना करे, कोई दूसरे का कोलैबोरेशन ना करे, कोई दूसरे के साथ ना आए, कोई दूसरे का हाथ ना पकड़े। इसीलिए प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता। क्या बोला? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता।
प्रतियोगिता को आपको देखना पड़ेगा। प्रतियोगिता अलग है, जो पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। हर एक बच्चे को पकड़ेंगे, उसकी प्रतियोगिता को देखेंगे और प्रतियोगिता में उसको काम करेंगे, तो किसी एक दूसरे से लड़ाई खत्म हो जाएगी। तब एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा बच्चा, एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा, भाई मिलकर बोझ उठाना कैसे सिखाया जाएगा? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन आ ही नहीं सकता जब तक ये एग्जामिनेशन का सिस्टम है। आज पूरे देश में जो होड़ लगी हुई है वो इसी एग्जामिनेशन सिस्टम के कारण लगी हुई है। एंड दिस एग्जामिनेशन सिस्टम वाज ब्रॉट प्लानफुली, और आप उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है उसको खत्म करने की। इंडिया में आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, लेकिन अगेन कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकती जब तक पॉलिश न बदल दी जाए। जब तक ये पॉलिश न बदल दी जाएगी, यहाँ पर जो पॉलिश है ना, जो पॉलिश 200 सालों से यहाँ पड़ी हुई है ना, ये जब तक पॉलिश नहीं बदलेंगे तब तक काम नहीं हो सकता। आप अभी अपने घर में किसी को बुलाएं और बोले इस वॉल के ऊपर एक नया पेंट कर दे, तो पहले क्या होगा? पहले इस पेंट को उखाड़ा जाएगा, है ना? पुराने थॉट्स को उखाड़ा जाएगा। तो बिना पुराने थॉट्स को उखाड़े अब जरूरी नहीं है नया थॉट्स लाया नहीं जा सकता, राइट? सो आज इट्स क्रांतिकारी विचार की जरूरत है, यहाँ पर क्रांति की जरूरत है कि हम कैसे सिस्टम से बाहर निकले। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। एक एग्जामिनेशन सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें बहुत बड़ी बुरी और भी चीज है, वो कंपैरिजन है। हम कंपेयर कर रहे हैं अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से। हम कंपेयर का मतलब क्या? कंपेयर का मतलब एक पेयर जिसमें एक कम है, एक पेयर बनाया जिसमें एक कम है। अब तुम बच्चे से क्या बोल रहे हो? बेटा तुम इससे कम हो, बेटा तुम उससे कम हो, बेटा तू चाचा के बेटे से कम, बेटा तू मामा के बेटे से कम, बेटा तू बाबा के बेटे से कम, बेटा तू पड़ोसी से कम, बेटा बेटा इससे कम। आपको अगर बचपन से में से किसी से कंपेयर किया गया है, किसी से भी अगर कंपेयर किया गया होगा, मुझे बताओ उसके प्रति नफरत आ गई थी कि नहीं? आती है। आ गई थी, आ गई थी। पेरेंट को भी आई थी, लेकिन पेरेंट भूल गया इस बात को। वो कंपेयर कर रहा है, वो दिन भर कंपेयर कर रहा है, और ये कंपेयर करना बच्चे को बहुत लो कॉन्फिडेंट बना देता है। और दो कंपेयर होते हैं। एक कंपेयर कैसा होता है जिसमें तुम पेयर में तुमने बच्चे को कम बताया कि तू कम है, वो लो कॉन्फिडेंट। और जैसे तुमने बताया तू तो बहुत अच्छा है, तू तो राजा बेटा है, तू तो सबसे अच्छा है, अब ये क्या होगा? ओवर कॉन्फिडेंट। तो कंपेयर बहुत बड़ी दिक्कत है। भगवान ने, ईश्वर ने आज तक दो इंसानों को एक जैसा नहीं बनाया, दो पत्तियां एक जैसी नहीं बनी, और तुम पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देना चाहते हो। तुम कहते हो नहीं मेरा बच्चा उसके जैसा बन जाए, तुम्हारा बच्चा तुम्हें पसंद नहीं, जैसा है वैसा पसंद नहीं। इसी को मैं बोलूंगा एक्सेप्टेशंस। जब तक पेरेंट्स, अगेन आई एम कमिंग ऑन, स्कूल वही करेगा जो पेरेंट चाहेगा। जब तक पेरेंट अपने बच्चे की यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक पेरेंट प्रतियोगिता नहीं लेके आएगा, जब तक पेरेंट स्कूल में जाके पूछेगा नहीं कि मेरे बच्चे को रैट रेस में क्यों लगा रहे हो, तब तक वो एग्जामिनेशन के सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगा, एग्जामिनेशन के रैंक से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक पेरेंट ये नहीं पेरेंट से पूछेगा कि मेरे बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई, आई एम कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ, 1% growth every day becomes 3.65% times growth in a year। मेरी ग्रोथ क्या है मेरे से? मैं कल से अच्छा हूं कि कल से बुरा? जब तक ये भाव बच्चे के अंदर नहीं लाएंगे, तुम कल से अच्छे कि तुम कल से बुरे। अभिषेक का कंपटीशन जब तक कल के अभिषेक से नहीं होगा, अभिषेक जब तक अपने कल के अभिषेक को नहीं देख लेगा, तब तक हो नहीं सकता। बट अभिषेक तो बाहर देख रहा है। हम बचपन से क्या बच्चे को बोलते हैं? बचपन से बच्चे को बोलते हैं बेटा इसको देख, बेटा उसको देख, बेटा उसको देख, बेटा इसको देख, बेटा पूरा बचपन ऐसे बीत रहा है, बेटा उसको देख, उसको देख। फिर जो वो बड़ा हो रहा है, वो कह रहा है पापा उसकी कार देखो, पापा उसका घर देखो। अब कह रहे नहीं उसको ना देख, ना ना उसको नहीं देख, अब तू अंदर देख। ये क्या बात है भाई? कभी बहिर्मुखी उल्टा कभी सिस्टम अंतर्मुखी, चलता उल्टा सिस्टम चल रहा है। अगर पेड़ बरगद का होगा बड़े पे, तो बचपन में भी वो बरगद का ही होगा। बरगद, बचपन में अमरूद का पेड़, बड़े पे बरगद का पेड़ नहीं बन सकता। दैट वी हैव टू थिंक, दैट वी हैव टू लर्न। सनी जी एक बात बताओ कि आजकल देखो स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो एक बच्चा 15-16 साल लगभग स्कूल में रहेगा, घर पे तो कम ही रहता है। जैसे बोला जाता है कि जब आप जॉब करते हो तो 8-10 घंटे आप जॉब में ही रहते हो, बट स्कूल में बोला जाता है कि आप स्कूल में ही रहोगे। तो सिर्फ पढ़ाई 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 की बात होगी तो इंसानियत की बात होगी नहीं। तो वो लोगों से कोलैबोरेट करना, इंसानियत की बात करना तो सीखेगा ही नहीं। तो अगर ये सब्जेक्ट है ही नहीं है उस स्टडी के अंदर, तो हमारे सोसाइटी में कैसे काम करेगा? तो क्या लगता है आपको कि ये इंसानियत का कोई चैप्टर स्कूलों में होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं इंसानियत इसी चैप्टर की स्कूलों में। ज़रूरत है अगर इंसानियत की बोले तो इंसानियत मतलब क्या? इंसानियत 2 चीज़ों से बना है, एक इंसान और दूसरा नियत। इंसान प्लस नियत, मतलब किसी इंसान के लिए मेरी नियत कैसी है, ये क्या होगा? इंसानियत। अगर इंसानों के लिए मेरी नियत अच्छी है, तो क्या होगी? इंसानियत। अच्छा, नियत अच्छी होने का क्या मतलब? नियत अच्छी होने का मतलब है जिससे नियति बदल जाए। नियति मतलब डेस्टिनी। अगर मेरी नियत ऐसी है जिससे डेस्टिनी बदल जाए, जिससे डेस्टिनी कुछ अच्छी हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? अच्छी नियत। और जिस डेस्टिनी खराब हो जाए वो क्या है? खराब नियत। बेकार डेस्टिनी। तो बात है नियत। अगर मेरी नियत अच्छी होगी, तो वो इंसानों के लिए भी अच्छी होगी, वो जानवरों के लिए भी अच्छी होगी, पेड़-पौधों के लिए भी अच्छी होगी, माँ के लिए भी अच्छी होगी, पिता के लिए भी अच्छी होगी, मेरे लिए भी अच्छी होगी। तो इंसानियत की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है नियत ठीक करने की।
क्या नीयत ठीक हो जा रही है? आप अगर नीयत नहीं ठीक कर पाओगे तो बड़ा सेलेक्टिज्म होगा। फिर आप बोलोगे इंसानियत ठीक कर लो, तो इसमें भी स्वार्थ छुपा हुआ है आपका। इसमें भी स्वार्थ छुपा हुआ है। इसका मतलब आप इंसानियत ठीक करने की तो बात कर रहे हो, जानवरियत ठीक करने की बात नहीं कर रहे हो। आप पेड़-पौधों की नीयत ठीक करने की बात नहीं कर रहे हो। अगर नीयत ठीक हो गई, मूल बिंदु केंद्र पे काम कर लिया, तो फिर सबके लिए नीयत ठीक हो जाएगी। और फिर कहते हैं, देखिए, एक होता है स्वार्थी, एक होता है सारथी। आप सारथी तभी बन सकते हैं जब स्वार्थी बन जाएँ। स्वार्थी बने बिना सारथी नहीं बन सकते। मतलब जब अगर आपकी नीयत आपके लिए नहीं अच्छी है, तो आपकी नीयत किसी दूसरे के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मेरे लिए नीयत मतलब क्या, एक बच्चा आपका वो सारे काम कर रहा है जो सारे काम उसके लिए अच्छे हैं? नहीं ना। वो मोमोज़ खा रहा है, आपको पता है मोमोज़ उसके लिए खराब है। मोमोज़ उसके लिए खराब है, फिर भी वो मोमोज़ खा रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत उसके लिए अच्छी नहीं है। जब अभिषेक की नीयत अभिषेक के लिए अच्छी नहीं है, तो अभिषेक की नीयत इंसानों के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? और अगर अभिषेक की नीयत इंसानों के लिए अच्छी है, इसका मतलब वो झूठ बात है, अभिषेक का उसमें कोई फ़ायदा हो रहा होगा। और अभिषेक का अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो बात नहीं बनेगी। नियत का मतलब, इंसानियत का मतलब, जो चीज़ दूसरे के लिए अच्छी है, भले मेरे लिए बुरी हो। तो पहले मुझे मेरे लिए तो अच्छी बात पता चल जाए। तो क्या मेरा बच्चा राइट एंड रॉन्ग ढूँढ पा रहा है? तो स्कूल में अगर कोई एक काम होना चाहिए, स्कूल में काम पढ़ाई का है नहीं, और एक्चुअली स्कूलों का काम पढ़ाना है भी नहीं। स्कूलों का काम अगर कुछ है, तो बच्चे को जगा देना है। अगर बच्चा जाग गया, अगर कोई सो रहा हो और सोते-सोते उसको आप पढ़ाओ, अब सो रहा हो और उसको आप पढ़ाओ ए-बी-सी-डी, कुछ उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, तो पहले जगाना पड़ेगा। तो जगाने का मतलब क्या? जगाने का मतलब आँखें खुल जाना? नहीं भाई, जगाने का मतलब ये आँखें नहीं खुल जाना, जगाने का मतलब ये आँख खुल जाना। इसको त्रिनेत्र बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन हो जाना, वो खुल जाना, उसको अवेयर कर देना, क्या वो अवेयर हो गया? अगर वो अवेयर हो जाएगा, तो क्या केवल इंसानों के लिए सोचेगा? नहीं भाई, वो जानवरों के लिए भी सोचेगा, वो पेड़-पौधों के लिए भी सोचेगा, वो मिट्टी के लिए भी सोचेगा। और अगर सबके लिए सोचेगा, तो सबसे पहले किसके लिए सोचेगा? अपने लिए सोचेगा। तो पहले देखो, क्या बच्चा सारे काम जो उसको अच्छे करने चाहिए, कर पा रहा है? क्या वो काम दिन भर में 5 काम अपने बच्चे से एक बार पूछ के देखिए, क्या वो 5 काम मुझे बताए जो उसको अपने लिए नहीं करने चाहिए थे और उसने किए? अगर इतना ही काम पेरेंट्स और स्कूल करने शुरू कर दें, शाम को उसको इंट्रोस्पेक्ट कराने लग जाएँ, अपने ही दिन को 5 काम मुझे बता दो जो तुम्हें अपने लिए नहीं करने चाहिए थे, तुमने अपने लिए करे। अगर वो उन कामों को आइडेंटिफ़ाई करने लग जाए, तो माय डियर, वो दुनिया के लिए वो काम करना बंद कर देगा जो उसे ना होनी चाहिए, तो फिर उसकी दुनिया नियत ठीक हो जाएगी। क्योंकि ठीक दुनिया नियत करनी है ना, कि इंसानियत ठीक करनी है। वो बड़ी छोटी चीज़ हो जाएगी। सनी जी, एजुकेशन का असली इम्पोर्टेंस क्या है एक इंसान की ज़िंदगी में? एजुकेशन का असली इम्पोर्टेंस क्या है कि जो इंसान की ज़िंदगी में, तो मैं आपको ये मोबाइल दिखा रहा हूँ, करेक्ट? मुझे बताओ, ये मोबाइल किस कलर का है? ब्लैक। ब्लैक है, करेक्ट? अगर मैं आपसे बोलूँ ये मोबाइल ब्लू है, तो मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे ना। अगर मैं आपसे 100 बार बोलूँ तो? नहीं मानेंगे। आप पागल समझने लगेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि आपको ब्लैक दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, ये मोबाइल की बात थी तब तक तो ठीक थी, आपने मुझे पागल मान लिया। अगर ये कहीं धर्म की बात होती तो मस्जिद टूट जाती, मंदिर टूट जाते हैं, करेक्ट? कौन-सा कलर है? ब्लू। ब्लू। मतलब मतलब क्या था इस बात का? मतलब आप अपनी जगह सही और मैं गलत। अपनी जगह सही। अच्छा। मैं अपनी जगह सही, आप अपनी जगह सही। तो हम सब अपनी-अपनी जगह हैं। एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है, इसको कितने नज़र से देख सकते हैं? कितने? एक आगे से। 6 से देख सकते हैं। हुँ। इसके हर किसी के 6 डायमेंशन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एजुकेशन का काम है बच्चे को किसी भी चीज़ को 6 डायमेंशन से दिखा देना। नन अदर वर्क इज़ ऑफ एजुकेशन। जितने और काम चल रहे हैं, सब झूठ हैं। मैथ्स पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, हिंदी पढ़ाना, बायोलॉजी पढ़ाना, ये सब टूल हैं। दीज़ आर द टूल्स, कुछ पा लेने के लिए, कुछ पा लेने के लिए। दीज़ आर द टूल्स, कुछ पा लेने के लिए। वो कुछ क्या? जो जीवन में यूज़ हो रहा है। जीवन में, अच्छा मुझे बताओ, आपने बुक लिखी है सर, आपने बुक लिखी, मैंने भी देखी आपकी, राइट? और इंग्लिश में लिखी है। मैं आपसे पूछूँ फ्रेज़ल वर्ब्स क्या होते हैं, तो शायद आप नहीं बता नहीं पाएँगे। बताओ। बता पाएँगे क्या? नहीं बता पाएँगे। तो फिर फ्रेज़ल वर्ब क्यों पढ़ाए गए? इंग्लिश क्यों पढ़ाई गई? हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो सकता है क्लास 10th के बच्चे की इंग्लिश आपसे अच्छी हो। इंग्लिश क्यों पढ़ाई गई? इंग्लिश पढ़ाई गई ताकि आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते। दैट वाज़ द जॉब रोल ऑफ इंग्लिश। तो ये टूल थे, किस बात के लिए? ताकि कुछ बच्चा ले ले, और हम उस टूल पे पकड़ गए, हमने उस टूल्स को पकड़ लिया। तो एजुकेशन का काम क्या? 6 दृष्टिकोण से बच्चे को चीज़ों को दिखा देना। एक और चीज़ बता रहा हूँ, अब मुझे बताओ ये क्या है? ये किस कलर का है? ब्लू। ब्लू दिख रहा है ना? अभी मैं बोलूँ, अब हम दोनों लोग एक ही तरफ से देख रहे हैं, तो कब तो ये ब्लू दिखेगा मुझे भी। हुँ। मैं बोलूँ रेड है, अब बोलो, नहीं मानोगे ना, रेड हो। लेकिन अगर मैंने रेड चश्मा लगाया हुआ है तो? तो रेड दिखेगा आपको। ग्रेट। फिर आप तो अपनी जगह सही लोगों हैं। के अपने-अपने चश्मे लगे हुए हैं। एजुकेशन का काम है बच्चे का चश्मा उतार देना, नग्न कर देना, जिसको कृष्ण कहते हैं ज्ञात से मुक्ति, संस्कारों से मुक्ति। क्या बच्चे का अपने चश्मा उतारा? क्या बच्चे को चीज़ों को वैसे ही देख पा रहा है जैसे वो शून्य अवस्था में थी? फर्स्ट जॉब ऑफ एजुकेशन। सेकंड जॉब ऑफ एजुकेशन इज़ क्या चारों तरफ से देख पा रहा है? उसके बाद डिसीजन मेकिंग कर रहा है। एंड थर्ड जॉब इज़ व्हाट? जैसे गन्ना उगाते हैं ना खेतों में, खेतों में गन्ना उगाते हैं। खेतों में गन्ना किस लिए उगाते हैं? किस लिए उगाते हैं? कि उनको शुगर शक्कर मिल जाए। शुगर। ग्रेट, शक्कर मिल जाए।
शक्कर मिल जाने के लिए हम गन्ना उगाते, लेकिन क्या डायरेक्ट शक्कर ना उगा लें? नहीं उगाई नहीं जा उगी। सकती, उगाई नहीं जा सकती, डायरेक्ट शक्कर उगाई नहीं जा सकती। तो जितनी आप लाइफ स्किल्स देख रहे हैं ना, ये सारी लाइफ स्किल्स क्या हैं? शुगर है, लाई नहीं जा सकती। जैसे फिर मैं एक एग्जांपल बोलूं, मुझे बताओ, खेत में भूसा, भूसा देखा आपने? भूसा, क्या खेत में भूसा उगाया जा सकता है? नहीं हुआ नहीं उगाया जा सकता। खेत में अगर कुछ उगाया जा सकता है तो क्या? धान, गेहूं। उसको काटोगे तो क्या निकलेगा? भूसा। लेकिन अगर कोई कहे मैं खेत में सीधे भूसा उगाऊंगा, तो नहीं उगता है दिमाग में क्या भरा है? भूसा। दिमाग में भूसा भरा होगा, वो सीधे भूसा उगाने की कोशिश करेगा। द थिंग इज व्हाट, स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, कंप्यूटर, एसएसटी आर द टूल कि क्या मिल जाए? मैथ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल जाए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो मिला नहीं, मतलब तुमने गन्ना तो उगा लिया, शक्कर गायब। तुमने इंग्लिश तो पढ़ा दी, कम्युनिकेशन गायब। कम्युनिकेशन अगर ना सिखा पाए तो वो लैंग्वेज किस काम की? लैंग्वेज तो गायब। कितने बच्चे हैं जो पढ़ने के बाद अपनी बात को बोल पाते हैं? अपनी बात को तो बोल नहीं पाते, अपनी बात को तो रख नहीं पाते। उनकी लाइफ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आ नहीं पाता। तो एजुकेशन किस काम का? तो एजुकेशन का सिंपल एक वर्क कि कैसे आप बच्चे को 6 दृष्टिकोण से दिखा दें और कैसे उसका चश्मा उतार दें। सनी जी, एक बात बहुत है ना, कॉमन है, मतलब हर पेरेंटिंग के अंदर कॉमन है। हर माँ बाप अपने बच्चों को ना, वो बैठा होगा, अरे ऐसे क्यों बैठा है, टीवी देख रहा होगा, अरे टीवी टीवी ऐसे क्यों देख रहा है, पढ़ रहा है, अरे ऐसे क्यों पढ़ रहा है, अरे जा रहा है बाहर क्यों जा रहा है, मतलब हर चीज में रोक टोक की आदत लगा देते हैं। ये मत कर, ऐसे कर, वैसे कर। उसको खुद को पनपने का मौका ही नहीं देते कि यार उसके सेल्फ डिसीजन हो, वो खुद सोचने की कोशिश करे, खुद कुछ करने की कोशिश करे। जैसे ही कुछ करता है उसको तुरंत टोक देते हैं। और थोड़े टाइम में क्या होता है कि वो बच्चों को लगता है कि यार माँ बाप मेरे को हर चीज़ में टोक रहे, तो ये मेरा दुश्मन है। कल आज तो कल छोटा हूँ तो टोक रहे हैं, तो बड़ा होऊंगा तो भी टोकने लग जाएंगे। कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ, कुछ करूंगा तो टोकेंगे। तो बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं। तो क्या ये आदत जो माँ बाप की है बच्चों को टोकने की, क्या ये सही है या गलत है? ग्रेट। सो बात यहाँ पर आएगी कि बच्चे को आप टोक रहे हैं। 3 देखिए इसके पहलू हैं। एक, आपने बच्चे को टोका, तो टोका ही क्यों? पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात है कि टोक देने से आखिर मेरा बच्चा मेरा दुश्मन क्यों बन गया? और इसको और अगर आगे बढ़ाएँ इस क्वेश्चन को, तो आप देखते हैं मेरे पास से पेरेंट्स आते हैं जिनका बच्चा टीनेज में होता है, 12 साल का, 14 साल का बच्चा है। तो पेरेंट्स सी व्हाट, राइट? दे से व्हाट कि मेरा बच्चा मुझसे बात तक नहीं करता। मेरा बच्चा 14 साल का है और आज वो सेम बात अगर पड़ोसी बोल देंगे तो मान लेगा, मेरी नहीं मानेगा। यहाँ तक की हालत है। इवन मम्मियाँ ये तक बोलती हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आता है और मैं उससे बात करता हूँ, अगर मैं उसके रूम में जाऊँ तो ज़ोर बंद कर देता है। राइट? सो बात यहाँ तक आती है कि बच्चा उनका दुश्मन बन जाता है, बच्चा उनकी बात नहीं सुनता। इवन पड़ोसी की बात वो मान लेगा, अपने पेरेंट्स की वही बात नहीं मानेगा। कहाँ से शुरू हो रही है? कहानी शुरू हो रही है पूरी इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन से ही डिस्ट्रक्शंस हैं, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। हम अपने बच्चे को इतनी बार बताते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कि बच्चे की अपनी समझ बंद हो जाती है। अगर आपको किसी को बुद्धू बनाना है, जीवन जीने के 2 रास्ते हो सकते हैं, एक बुद्धू का रास्ता, एक बुद्ध का रास्ता। अगर आपको किसी को बुद्धू बनाना है, उसको बताते रहिए तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर किसी को बुद्ध बनाना है, तो फिर उससे प्रश्न पूछना शुरू करिए कि तुमको क्या चाहिए? प्रश्न आपको जगा देंगे, उत्तर आपको सुला देंगे। अगर हम इस बात को देखेंगे, तो हमारे स्कूल्स में ये चीज़ शुरू हो रही है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, अगर आप देखेंगे, जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स से पहले था, इट वाज़ कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। कंप्लीटली क्वेश्चंस पे बेस्ड था, वो कंप्लीटली आपके अवेकननेस पे बेस्ड था। कंप्लीटली वो इस बात पे बेस्ड था कि किससे आपको जगा दिया जाए, कैसे आपके अंदर प्रश्न को जगा दिया जाए, और ये क्षमता भगवान दे के भेजता है। दे के भेजता है। आप एक बच्चे से अगर छोटा होगा बच्चा, वो देखोगे तो सबसे ज़्यादा वो क्या काम कर रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा होता है, कि भगवान दे के भेजता है। और भगवान बोलता है इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओगे तो प्रश्न आएगा, और कहते हैं प्रश्न ही कृष्ण है। कृष्ण कोई और नहीं है, कृष्ण प्रश्न ही है। जिसने प्रश्न पूछा वो जागा। एप्पल गिरते तो सबने देखा। एक ने एप्पल गिरते एक प्रश्न के साथ देख लिया, उसने ग्रेविटी बना दी। ये पानी उबलते किसने नहीं देखा था? मिलियंस टाइम देखा जा चुका था, एक ने उसको एक प्रश्न के साथ देख लिया। ये चिड़िया उड़ते किसने नहीं देखी थी? लेकिन एक ने इस प्रश्न के साथ देख लिया, उसने हवाई जहाज बना दिया। तो बच्चों के प्रश्नों का दमन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमताएं हमारे अंदर नहीं है, या फिर हमको उनके प्रश्न बचकाने लग रहे हैं। बच्चे छोटे हैं, मुझको लगता है ये बच्चों के प्रश्न तो बचकाने हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए? अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, स्कूलों में डिसीजन कौन लेता है? टीचर की बच्चे? टीचर लगते हैं। तो डिसीजन लेना किसको आएगा? टीचर को यार तो अच्छा, फीस किसकी ली जा रही है? बच्चों से लेकर पढ़ने सीख कौन रहा है डिसीजन लेना? टीचर्स। मुझे बताओ, स्कूलों में प्लानिंग कौन कर रहा है? टीचर्स की बच्चे। टीचर्स कर रहे, तो प्लानिंग करने किसको आएगी? टीचर्स को। अच्छा, फीस किसके लिए ली जा रही है? बच्चे को प्लानिंग सिखाने के लिए कि टीचर्स को? बच्चे सीख कौन रहा है? टीचर अगर ये बात पेरेंट्स को पता चल जाए तो? पैसे नहीं देते। लेकिन पेरेंट्स को पता है, घर पे भी तो यही हो रहा है। घर पे भी यही हो रहा है। द सेम इज हैपनिंग। मैं जब पेरेंट्स का मैं बड़ा होगा,
कि मैं सही बच्चा गलत। बच्चा गलत नहीं है, बच्चा गलत नहीं है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमारे रिश्तों में जो मोच है उसका कारण हमारी अलग अलग सोच है। जैसे मैं अभिषेक जी से बोलूं कि अभिषेक जी और मेरे में क्या अंतर है, या अभिषेक जी और बैंगलोर में अभिषेक जी रहते हैं, अभी बैंगलोर में और 2 करोड़ लोग रहते होंगे, तो अभिषेक जी और पूरे 2 करोड़ लोगों में क्या अंतर है? सबकी 2 आंख, सबकी 1 नाक, सबका 1 मुंह, सबके 32 दांत। अंतर क्या है? अभिषेक जी और उन सब लोगों के बीच की सोच। अगर मैं अभिषेक से पूछूं कि अभिषेक जी आपको कौन अच्छा लगता है, तो 99% ऑफ केसेस में अभिषेक जी उसके फिजिकल फीचर्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उसकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं बोलूंगा अभिषेक जी बहुत कनेक्ट फील करते हैं, तो कनेक्ट मतलब क्या? कनेक्ट का मतलब कि उसकी सोच बहुत अच्छी लगती है। जब जब सोच मेरी एक जैसी होगी, तब तब बात बन जाएगी। आपकी सोच बच्चे जैसी नहीं है, आपकी सोच बच्चे की सोच को हो नहीं पा रही। इसीलिए कहते हैं कनेक्शन से पहले करेक्शन से पहले कनेक्शन। अगर करेक्शन करना है तो पहले कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट के बाद रोक टोक भी अच्छी लगेगी। अब यहाँ पर तो बाइपोलर हो गया, आप अलग और बच्चा अलग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी और बच्चे की सोच अलग-अलग है। सोच अलग है। जब आप कहते हो मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है, तो आप कहते हो मुझे सोच पसंद नहीं है। आप नहीं कहते उसकी नाक पसंद नहीं, सोच पसंद नहीं। तो बच्चे को आप पसंद नहीं, पता है? बच्चे को आप पसंद नहीं क्यों? क्योंकि बच्चे को आपकी सोच पसंद नहीं, और आप कह रहे हो बच्चे की सोच पसंद नहीं। और आप जब 3 साल के थे ना, तो आपको भी वही अच्छा लगता था जो बच्चे को अच्छा लगता है। बच्चे को भी वही गुड़िया अच्छी लगती है, और वही गुड़िया तुमको भी अच्छी लगती थी। तुम बड़े हो गए, अब तुमको रुपया, पैसा, बंगला अच्छा लगने लग गया, तो तुम कहते हो बच्चे को क्यों अच्छी लग रही है गुड़िया? तुम 3 साल के बन नहीं पाते। इसीलिए बच्चा पीयर्स की सुनता है। पीयर्स मतलब क्या? पीयर्स का मतलब क्या? पीयर का मतलब वो व्यक्ति जिसकी बातें आपके ईयर को अच्छी लगे। जिसकी बातें आपके ईयर को अच्छी लगेंगी वो आपका पीयर, और फिर वो पीयर की बात बनेंगे। अगर आपके शहर में, बैंगलोर में कुछ पर्शियन आके रहने लग जाएं, पर्शियन आके रहने लग जाए, तो कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ ढेर सारे पर्शियन रहते होंगे। अगर जापानीज़ आ जाएँ तो कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ जापानीज़ रहते होंगे। जापानीज़ के पास रहना पसंद करेंगे, पर्शियन के पास रहना पसंद करेंगे। क्यों? उनकी सोच ही कैसी है, उनका कल्चर है कैसा। इसीलिए आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। आप बच्चे के दोस्त क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि दोस्त का मतलब क्या? दोस्त का मतलब है जब 2 मिलके आपस में अस्त हो जाएँ। 2 मिलके आपस में अस्त होके एक बन जाएँ। उनका रोकना-टोकना भी खराब नहीं लगेगा। तो रोकने-टोकने से पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपको बच्चे की सोच तक पहुँचना पड़ेगा। बच्चे की सोच और आपकी सोच अगर एक हो गई, आप बच्चे से वो बातें करेंगे जो आपको अच्छी लगती हैं, बच्चे से वो बातें करेंगे जो बच्चे को अच्छी लगती हैं। और फिर इसमें डर पैदा कर देते हैं। तू नहीं सुनेगा तो डर से सुनेगा। अब तू मेरे डर से सुन। कनेक्ट तो मैं कर नहीं पाया, तो करेक्ट करने के लिए दूसरा तरीका मैं अपनाऊँगा क्या? मारे डंडा। अब देखो मार पड़ेगी। अब डंडा मार पड़ेगी। सुनना तो तुझे पड़ेगा। कैसे नहीं सुनेगा तू? कनेक्ट मैं तुझसे नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या हुआ? मैं तुझे मारूँगा, मैं तुझे मारूँगा। अब बल्ब है, बल्ब नहीं जल रहा है। बल्ब नहीं जल रहा मतलब क्या? बल्ब नहीं जल रहा मेरे भैया, पावर से या फिर वायर से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कनेक्टिविटी से। कनेक्टिविटी का मतलब आपके और बच्चे की कनेक्टिविटी का मतलब है आपके और बच्चे के बीच में ऊर्जा का संचार हो जाना। आपका बच्चा आपकी बात मान रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा उसके अंदर जा रही है। ऊर्जा का संचार घर में हो नहीं रहा, बच्चा आपको देख के दुबक जा रहा है। तो ऊर्जा का संचार नहीं, मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है। तो बिल्ड कनेक्शन बिफोर द कनेक्शन, दैट्स इट। चलो एक बात अपन कर लेते हैं नॉर्मल सी सनी जी की वजह से चालू होना ना कि एक प्रश्न पूछने की आदत नहीं रही। तो मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ बहुत, जैसे कोई मल्टीनेशनल के लोग भी मेरे पास आते हैं, सर आप बिलीव नहीं करोगे, वो बस ये बोलते हैं हमको बताओ करना क्या है। तो करना क्या ना, आप पूछो ये चीज़ ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब वो सवाल नहीं पूछ पाते हैं। एक लास्ट बंदा नौकरी छोड़ के गया अभी कुछ टाइम पहले मेरे यहाँ से, वो 25 साल एमएनसी के अंदर था। उसने बोला कि अभिषेक अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे यहाँ से शुरू होती, तुम्हारी कंपनी से शुरू होती, तो मैं सवाल पूछ पाता और अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कर पाता। आज ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 25 साल से एक फ्रेम में काम किया। अब सोचो जो बच्चे को अगर 15-16 साल एक ही फ्रेम में, एक ही सांचे में अगर ढाल दिया जाए, तो वो आगे तो समाज लायक बन ही नहीं पाएगा, सवाल पूछ ही नहीं पाएगा, क्यूरियोसिटी डेवलप कर ही नहीं पाएगा, और अपनी एक्चुअली एनर्जी जो क्षमता है उसमें वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। प्रश्न पूछने की आदत छोड़ दी है। तो एक ऐड बनाया था इसी बात पे किसी कंपनी ने, वो जनता गैस करेगी ऐड है, लाइव मतलब सवाल पूछ डाला तो लाइव झींगा डाला। एक सवाल और है सर मेरा कि आजकल है ना कई माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को बस मारूंगा, या फिर हाथ उठा देते हैं, एक दो थप्पड़ तो जड़ ही देते हैं। तो कितना सही है और कितना गलत है कि माँ बाप को बच्चों पे हाथ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए किसी भी केस में? कुछ बताओ, जैसे आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? ये बच्चे के मन की प्रॉब्लम है, मन की, या बच्चे के तन की प्रॉब्लम है, बॉडी की? कहाँ की प्रॉब्लम है? मन की कि तन की? होमवर्क नहीं कर रहा है, मन की प्रॉब्लम है कि तन की? मन की मन की प्रॉब्लम है। ज्यादातर मन की मन की प्रॉब्लम होगी, तन क्या कहेगा?
अच्छा मुझे बताओ, मेरा बच्चा नॉनसेंस बिहेव कर रहा है, मन की प्रॉब्लम है कि तन की? मन की प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मन की प्रॉब्लम है कि तन की? यही तो प्रॉब्लम होती है जिस पे मारा जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मन की प्रॉब्लम है, तन की तो है नहीं, ट्रीटमेंट किसका करते हो, मन का कि तन का? तन का ट्रिप तन का ट्रीटमेंट कर दो। मतलब पेट में दर्द और सर का इलाज, ये तो बड़ा गलत बात होगी। इससे बड़ा चाइल्ड राइट वायलेशन कोई हो नहीं सकता कि मन की प्रॉब्लम और बॉडी का इलाज। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राम जी दशहरे के दिन रावण को मारते हैं ना, गर्दन काटते हैं ना, रावण की गर्दन काटते हैं? नहीं, गर्दन नहीं काटते, और गर्दन काट के रावण को मारा भी नहीं जा सकता। अगर एक गर्दन काटोगे, एक गला काटोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा काटोगे, 10 तो सांकेतिक थे, 1000 काटोगे तो 1001 में आ जाएगा। बाह काट के भी नहीं मारा जा सकता, पैर काट के भी नहीं मारा जा सकता। रावण को मारने का तो केवल एक ही तरीका है, उसकी नाभि में अटैक कर दो। और बच्चे को सही करने का तरीका एक ही है, उसके माइंड पे अटैक कर दो। अब माइंड पे तुम अटैक कर नहीं पाते। आप देखो, आप उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेना चाहते हो, मेरा बच्चा पढ़े मार मार के अपने बैठाला और बॉडी पे अपने कंट्रोल कर दिया, बॉडी पे बैठी हुई है, मन उसका कहाँ जा रहा है? मन तो अभी भी मोबाइल में है। तो तुमने मन पे कंट्रोल ना करके पूरी की पूरी व्यवस्था, चाहे वो स्कूलिंग की हो और चाहे वो पेरेंटिंग की हो, पूरी पूरी व्यवस्था बॉडी को कंट्रोल करने पे लगी हुई है। तो बॉडी को तो किसी तरीके से कंट्रोल करना, मार के। क्यों हो रहा है ये बात? अगर इसके पीछे के रीजंस में जाएंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहला रीजन जो है वो गुस्सा है, एंगर। और कहते हैं एंगर तो हमारी समझ को खा जाता है। एंगर जब हमारी समझ को क्या आ गया, तो हमारा क्या बात बन गई? हमारी बात हो गई गुस्सा की। अब गुस्से ने क्या करा, तो एंगर कब आया? एंगर तब आया जब मेरी कोई बात डिसऑनर हो गई। मैंने अभिषेक जी से कहा एक गिलास पानी ले आओ, और अभिषेक जी एक गिलास पानी ले आए। क्या मुझे गुस्सा आएगी? नहीं आएगी। मैंने अभिषेक जी से कहा अभिषेक जी मुझे अपनी कार दे दो, क्या गुस्सा आएगी? नहीं आएगी। तो अगर मेरी सारी बातें अभिषेक जी मान रहे तो गुस्सा नहीं आएगी ना। इसका मतलब गुस्सा तब आती है जब मेरे स्टेटमेंट डिसऑनर होते हैं। करेक्ट? करेक्ट तो स्टेटमेंट का मतलब क्या? स्टेटमेंट का मतलब क्या? देखो, बात को गहराई में ले जा रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टेटमेंट का मतलब क्या? स्टेटमेंट मतलब दो चीजों से मिलकर बनता है, एक मेरी टोन और एक मेरे वर्ड्स। अगर मैंने बोला एक गिलास पानी ले आओ, तो इसमें कुछ शब्द है और इसमें कुछ मेरी टोन है। मैं ऐसे भी बोल सकता था एक गिलास पानी ले आओ, एक गिलास पानी ले आओ, दो चीजें इसमें। अब मेरी लाइफ में एक चीज होती है कांस्टेंट, एक चीज होती है वेरिएबल। अब मेरा अगर स्टेटमेंट ऑनर नहीं हो रहा है, तो इसमें से कोई एक चीज में तो कमी हो सकती है, या तो टोन में कमी होगी या तो मेरे वर्ड्स में कमी होगी। तो मेरी लाइफ में एक चीज होती है कांस्टेंट जो ना बदले, एक चीज होती है वेरिएबल जो बदल जाए। तो मैंने किसको कांस्टेंट बना लिया? शब्दों को। शब्दों को तो मैंने कांस्टेंट बना दिया। भाई साहब, मेरी बुद्धि तो है नहीं, मेरी बुद्धि शब्दों में तो चलती नहीं। 10,000 साल से जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो तरीके बोले जा रहे हैं, मैं तो वही अपनाऊंगा जो मेरे खुद के ऊपर काम नहीं किए थे। मैं जब क्लासरूम्स में था, मुझे लेक्चर्स दिए जाते थे, मेरे ऊपर तो काम नहीं किया। आपके ऊपर काम किए थे? नहीं काम किए थे, किसी के ऊपर काम नहीं किए। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये लाइन 2000 सालों से बोली जा रही है, किसी पे काम की? तो तुम्हारे बच्चे पे इस बार काम करता है क्योंकि तुम बोल रहे हो, ब्रह्मा हो तुम। जो तुम्हारे ऊपर काम नहीं की, वो बच्चे पे कैसे काम करता है? लेकिन मेरी तो वही घिसी पिटी लाइन है, मेरी तो वही। तो अब शब्दों में तो मेरा दम है नहीं, शब्दों में तो धन बची नहीं, तो क्या बचा? टोन। तो मैंने दम कहाँ लगानी शुरू कर दी? टोन में। अब पानी ले आओ, नहीं बात बनी तो पानी ले आओ, नहीं बात बनी पानी ले आओ। फिर मम्मियों की चप्पल निकल आई, पापा के डंडे निकल आए, टोन में दम लगाया। मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में क्या करता हूँ, मैं टोन को फिक्स करा देता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ लगेगी? शब्दों पे। अब इनमें बदलाव लेके आओ। इनमें चूंकि बदलाव नहीं, फिर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अच्छी कंडीशन होगी कि बच्चा इसलिए काम कर रहा है कि उसके मन में आपका डर है, या इसलिए काम कर रहा है कि उसके मन में आपका प्यार है? बच्चा इसलिए काम सही कर रहा है कि उसके अंदर समझ पैदा कर दी, या इसलिए काम कर रहा है कि उसके अंदर आपने डर पैदा कर दिया? ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। और दूसरा, चूंकि पूरे सब लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट क्या आता है? आप ये सोचते हैं कि बच्चे को मैं मारूंगा तो बच्चा कोई सही काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब वो गलत काम करने जाएगा, तो उसको मैं तो बता नहीं पाऊंगा, मेरी समझ तो उसको करेक्ट कर नहीं पाएगी, तो उसमें मेरा डर करेक्ट कर देगा। उसकी बॉडी बोलेगी कि बेटा तू ये काम मत करना, तेरी बॉडी में दर्द होगा, तेरी बॉडी में कल दर्द होगा, जो तेरे पापा मारेंगे, तेरी मम्मी मानेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि उस बच्चे से कि जब तू गलत काम करना तो तेरी बॉडी तुझे रिस्पॉन्स करे, तेरी बॉडी तुझे बोले डर, लेकिन वो दर्द के पार भी तो हो जा सकता है। अगर वो मजा, जो मजा उसको आ रहा है, वो मजा उस दर्द से बड़ा हो गया तो? इसीलिए कहते हैं बच्चे ढीठ हो जाते हैं, मार मार करके ढीठ हो। क्यों? क्योंकि वो मजा जो है ना, वो दर्द से बड़ा हो गया। तीसरी बात, वो छुपाने भी तो लग जाएगा आपसे, हर बात पता ही थोड़ी ना तुम्हें चल जाएगी। तुम बोलते हो बच्चा तुम्हारा झूठ बोल रहा है, इसका ये कारण है कि तुम बच्चे से डर और मार की बात कर रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर ये बात करनी है तो वी हैव टू गो ऑन समझ, और समझा वही पाएगा जो खुद समझ पाएगा, जो समझ पाएगा वो समझा पाएगा। सो इट्स नॉट अबाउट वन थिंग, एट एंड आई विल से ओनली वन थिंग टू एवरीवन। अगर आप बच्चे की बात कर रहे हैं तो आपको मेरे हिसाब से चार चीजें नहीं करनी चाहिए। आई ऑलवेज से एवरीवन, आई से चार चीजें नहीं करनी चाहिए। नंबर वन, आपको अपने बच्चे को डांटना मारना चाहिए। ओके, अगर डांटे मारेंगे ना तो बच्चे की चमड़ी हो जाएगी मोटी और आपका ब्लड प्रेशर जाएगा
पर दूसरा, आपको अपने बच्चे को समझाना नहीं चाहिए। ये समझाने से कोई बात बनी नहीं, बनी नहीं समझाने से बात। समझाने से अगर बात बनती होती तो कब का कृष्ण समझा चुके होते दुर्योधन को। गए भी थे ना, बांध दिए गए थे, बांधने की कोशिश तो हो ही गई थी, नहीं बांध पाए थे तो। समझाने से कोई किसी को समझा नहीं सकता, जगा सकता है, समझा नहीं सकता। तीसरा, अगर आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर लेंगे तो बड़ा झूठा है। मोटिवेशन कैसा है? कभी खुशी कभी गम, कभी ज़्यादा कभी कम, सुबह होगा शाम को नहीं होगा, बड़ा झूठा होता है। मोटिवेट नहीं कर सकते अपने बच्चों को। और नेक्स्ट, कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करके आप सोचे काम करा लेंगे तो बड़ा बुरा है। आपका बच्चा या तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा या आपका बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे हम इंसेंटिवाइज कर दें। इंसेंटिवाइज मत करना। इंसेंटिवाइज बच्चे के और लालच को बढ़ा देगा। इसका मतलब अभी भी उसको काम की वैल्यू नहीं है, काम की वैल्यू नहीं है, उसको उस इनाम की वैल्यू है। और ऐसी कोई साइकिल बनी नहीं जो बच्चे को 10 साल के लिए मोटिवेट कर दे। साइकिल मिलते ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इंसेंटिवाइज मत करना। यहीं पे कई पेरेंट्स पूछते हैं, दे आस्क कि फिर करना क्या है? दे आस्क कि सब तो आपने मना कर दिया, यही तो हम काम करते थे ना। इसे आई एम नन टू टेल यू द वे। क्योंकि दुनिया में किसी को कुछ भी देना, सॉल्यूशन मत देना। कुछ भी दे देना दुनिया में किसी को। और यही गलती कर रहे हैं स्कूल्स के, वो सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। यही गलती कर रहे हैं पेरेंट्स, जो दिन भर सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन का मतलब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मेरी जो लर्निंग है वो तुम्हारी होती, मेरी कंडीशंस तुम्हारी होती, तो मैं ये करता। ना तुम मैं हो, ना तुम्हारी लर्निंग मेरी है, ना तुम्हारी कैपेसिटी मेरी है। तो केवल एक ही चीज़ है, सॉल्यूशन ढूँढने के लायक बना देना। अगर लायक नहीं बनाओगे तो नालायक बहुत आराम से बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। एंड द पीपल आस्क कि सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? कहाँ से मिलेगा सॉल्यूशन? तो आई आस्क कि योर ब्रेन, आई से ऑलवेज योर ब्रेन इज़ लाइक गूगल। आपका ब्रेन एक गूगल की तरह है। जैसे मेरा गूगल मैप है, इसमें ये गूगल मैप, मुझे मेरा गूगल मैप कभी ना इसने मुझे वियतनाम का रास्ता नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, कभी नहीं बताया, पूछा नहीं। इसका मतलब नहीं इसको नहीं पता। आज पूछ के तो देखो एक बार बच्चे से, ये क्या इन 4 चीज़ों को ख़त्म करके कोई काम किया जा सकता है? क्या स्कूलों में कॉम्पिटिशन को ख़त्म करके काम किया जा सकता है? क्या स्कूलों में एक दूसरे को पीछे हटा के काम किया, क्या रट्टाफिकेशन ख़त्म करके काम किया जा सकता है? क्या बच्चों को जगा के काम किया जा सकता है? लास्ट में यही बात करूँगा, 2 तरीके से पढ़ाई हो सकती है। पहली, कोर्स पूरा करा दिया जाए, और दूसरा, कोर्स पूरा करने के लायक बना दिया जाए। कोर्स पूरा करने के लायक कोई नहीं बना रहा है। सब कोर्स पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए इंटरमीडिएट तक स्कूल इस बात से निकल ही नहीं पाते कि कोर्स पूरा करा दिया जाए। और अगर लायक बना देंगे तो आई एम एक्सपीरियंसिंग कि 3 महीने में बच्चा अपने पूरे साल का सिलेबस खत्म कर सकता है। बहुत बड़ा सनी जी, इस पॉडकास्ट को मैं यही समाप्त करूंगा, पर एक आखिरी लाइन में बात करना चाहता हूँ इस बारे में। इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी एक स्कूल बोलूँगा सर, और ये पॉडकास्ट की क्लिप निकाल के आप लोगों को बताऊंगा। और एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की बात हमेशा करता हूँ, तो मैं भी कुछ एजुकेशन सिस्टम में चेंज लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।